माई कल्टिवेशन डिपेंड्स ऑन सिम्युलेशन। अध्याय 101। क्योंकि उसे उस फॉर्मूले में कुछ खास नहीं लगा, वह तो बस एक सामान्य वाइन बनाने की प्रक्रिया थी जिसमें आखिर में बेबेरी डाली जाती थी। उन चंद पंक्तियों की कीमत डैन रेनिक्सियांग को 1 लाख चांदी के सिक्के पड़ी। अपना व्यवसाय शुरू करने के बाद से यह पहली बार था जब उसे ऐसी चीज का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसे चुपचाप सहना पड़ा। आखिरकार पैसे तो पहले ही चुका दिए गए थे और दूसरे पक्ष ने उसे वह फॉर्मूला दे दिया था जो वह चाहता था। अपनी बात से मुकरने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। डैन रेनिक्सियांग ने फॉर्मूला रख दिया। उसकी आंखों में गुस्से का एक भाव था, लेकिन उसने उसे दबा दिया और जाहिर नहीं किया। ये यांग ने उसके हाव भाव देखे, लेकिन उसके चेहरे पर भारी निराशा के भाव थे, जिससे उसके बगल में खड़े नोंगयू को लगा कि डैन रेनिक्सियांग को कोई खजाना मिल गया है। दुकानदार, मैं देख रहा हूं कि तुम भी भाले के साधक हो और तुमने भाले के इरादे को भी समझ लिया है, नोंगयू ने अचानक छाई खामोशी को तोड़ते हुए कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं ग्राहक की नज़रों से बच पाऊंगी। मैंने बचपन से ही भाले का अभ्यास किया है और अब 10 भाले के उद्देश्यों को समझ लिया है, लेकिन मैं यहीं फंस गई हूं और आगे नहीं बढ़ सकती। ये यांग की बातें सुनकर नोंगयू की तुरंत दिलचस्पी जाग उठी। दुकानदार, आप कौन सी साधना विधि अपनाते हैं? शायद मैं कुछ मार्गदर्शन कर सकूं। नोंगयू खुद को लाल भाले के संप्रदाय की अनुयायी मानती थी और अब उसने 9 परिक्रमाओं वाले मानव लोक में सिद्धि प्राप्त कर ली थी और संत लोक की ओर कदम बढ़ा रही थी, इसलिए उसे विश्वास था कि वह ये यांग का मार्गदर्शन कर सकती है। ये यांग ने फिर उसे गुयुआन भाला कला के बारे में बताया जो उसने सीखी थी। ये भाला कला कोई रहस्यमय साधना विधि नहीं थी, बल्कि एक अज्ञात भाला देवता द्वारा रचित थी। दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु के बाद ये साधना विधि भी लुप्त हो गई और संयोग से रात्रि परिवार गांव को प्राप्त हो गई। क्योंकि इसमें कोई विशेष गुण नहीं थे, ये यांग ने बस उसे बताया, ये देखने के लिए कि क्या वह उसे कोई उपयोगी जानकारी दे सकती है। तो ये गुयुआन भाला कला है। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं तुम्हारी ओर से एक प्रबल भाला अभिप्राय महसूस कर सकती हूँ, नोंगयू ने कहा। ये यांग की बातें सुनकर उसकी नाजुक भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। नोंगयू के हाव भाव थोड़े गंभीर थे, लेकिन ये यांग के प्रति उसकी आंखों का भाव थोड़ा दयालु हो गया। इस गुयुआन भाला कला का निर्माण ताओवादी युनयान नामक एक व्यक्ति ने किया था। ताओवादी युनयान के निधन के बाद ये रिटर्निंग ओरिजिन भाला कला युद्ध जगत में प्रसारित हुई और 2 खंडों, ऊपरी और निचले, में विभाजित हो गई। लगता है ऊपर वाला वॉल्यूम गुयुआन भाला कला है जिसका आप अभ्यास करते हैं। नोंगयू के बोलने के बाद ये यांग का दिल खुशी से भर गया। उसने गुयुआन भाला कला की अंतिम परत तक साधना कर ली थी और अब अभ्यास जारी नहीं रख सकता था। उसने सोचा था कि अब अंत आ गया है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि नीचे वाला वॉल्यूम भी होगा। तो ग्राहक, क्या आपको पता है कि नीचे वाला वॉल्यूम कहाँ है? लाल भाला संप्रदाय में धर्मग्रंथ संग्रह मंडप में। ये सुनकर ये यांग का दिल तुरंत चौंक गया, जिसका मतलब था कि उसे इसे पाने का कोई मौका नहीं था। आखिरकार लाल भाला संप्रदाय 10 महाकुलों के बराबर एक बड़ी शक्ति थी। हालांकि वे कभी भी सैन्य जगत के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते थे, फिर भी संप्रदाय से निष्कासित प्रत्येक शिष्य एक प्रसिद्ध शक्ति था। और तार्किक रूप से कहें तो आपको मुझे वरिष्ठ बहन कहना चाहिए, नोंगयू ने कहा। उसके चमकीले लाल होंठ थोड़े मुड़े हुए थे क्योंकि वह ये यांग को चंचलता से देख रही थी। तुम्हारा क्या मतलब है? ये यांग नोंग से हैरान थी। यू के अचानक शब्द। वह बचपन से ही रात्रि परिवार में पला बड़ा था और लाल भाला संप्रदाय के संपर्क में कभी नहीं आया था। कनिष्ठ भाई, शायद आपको ये पता न हो, लेकिन ताओवादी युनयान लाल भाला संप्रदाय के प्रशिक्षक थे। चूंकि आपको उनकी विरासत मिली है, इसलिए आप लाल भाला संप्रदाय के सदस्य हैं और ताओवादी युनयान आपके गुरु हैं। जैसे ही नोंगयू बोल रही थी, उसकी खूबसूरत आंखें ये यांग की ओर देख रही थीं। उसके प्रति उसकी शुरुआती सावधानी अब निकटता के भाव में बदल गई। तो बात ऐसी ही है। तो वरिष्ठ बहन, आप मुझे संप्रदाय में शामिल होने के लिए कब ले जाएंगी? ये यांग ने जल्दी से कहा। वह लाल भाला संप्रदाय में शामिल होने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि गुयुआन भाला कला की कम मात्रा चाहता था। इस साधना पद्धति की बदौलत अब वह अपने साधना स्तर से परे के विरोधियों को पूरी तरह से हरा सकता था, और वह भाला आशय की शक्ति के बारे में बहुत स्पष्ट था। अगर मैं सुनहरे भाले के इरादे की 10 किस्में विकसित कर सकूं, तो क्या मेरे स्तर से बाहर के विरोधियों को हराना आसान नहीं होगा? ये यांग खुद को सोचने से नहीं रोक सका। इस समय लाल भाले के संप्रदाय में शामिल होने का अवसर देखकर उसने जल्दी से उनका समर्थन पाने के लिए अपनी बात रखी। अभी नहीं, लेकिन कुछ सालों में मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और अपने साथ वापस ले जाऊंगा, नोंगयू ने कहा। बोलते बोलते उसकी दयालु मुस्कान आधी से भी ज्यादा कम हो गई। नोंगयू, क्या तुम्हें तुम्हारे परिवार से निकाल नहीं दिया गया था? तुम अब भी वापस क्यों जा सकते हो? तभी उनके बगल में खड़ा डैन रेनिक्सियांग खुद को रोक नहीं पाया और पूछा। नोंगयू डैन रेनिक्सियांग की बातें सुनकर रुक गया, फिर ठंडे स्वर में बोला, कुछ बातें न जानना ही तुम्हारे लिए बेहतर है, वरना तुम किसी जानलेवा आपदा को न्योता दे दोगे।
उसके शब्द बहुत ठंडे थे और उसने साफ साफ कह दिया था कि अब और सवाल मत पूछो। लेकिन इस समय ये यांग के मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि वह भविष्य का पूर्वाभास कर सकता था और वह स्वाभाविक रूप से नोंगयू का रहस्य जानता था। नोंगयू को उसके संप्रदाय से निकाला जाना झूठ था, दरअसल यह एक महत्वपूर्ण मिशन था। वह था एकल जीवन देश की खोज। लालभाला संप्रदाय लंबे समय से डैन परिवार की दिव्य स्तरीय साधना पद्धति का लालच करता रहा था। वे ये भी जानते थे कि एक की ओर वापसी भाला आश्रय को एकीकृत कर सकती है, उसे चांदी सफ़ेद से सुनहरे पीले रंग में बदल सकती है, जिससे उनकी शक्ति में काफ़ी वृद्धि होगी। इसलिए नोंगयू को लाल भाले ने आदेश दिया, रिटर्न टू वन पर कब्जा करने के लिए मार्शल दुनिया में आने के लिए संप्रदाय को प्रेरित किया। इस प्रकार नोंगयू ने जानबूझकर डैन परिवार से संपर्क किया, सिंगल लाइफ कंट्री को मारने और उसकी साधना पद्धति को जबरन हथियाने की तैयारी की। लेकिन नोंगयू को यह उम्मीद नहीं थी कि सिंगल लाइफ कंट्री अंततः डाकुओं के एक समूह द्वारा कब्जा कर ली जाएगी। यह इंतजार अनगिनत वर्षों तक चला जब तक कि उसकी मुलाकात ये यांग से नहीं हुई। यही कारण था कि अधिकांश सिमुलेशन में उसकी मृत्यु नोंगयू के हाथों हुई। ये तथ्य कि उसके पास गुयुआन भाला कला थी अंततः नोंगयू को पता चल गया, ये केवल समय की बात थी। एक बार उजागर होने पर नोंगयू उसे पूरे देश में खोजेगा। जहां तक डैन रेनिक्सियांग की बात है, वह नोंगयू के लिए बस एक मोहरा था। अगर वह नोंगयू का रहस्य जानता तो वह बिना किसी को शक हुए डैन रेनिक्सियांग को आकस्मिक मृत्यु दे सकती थी। इसलिए अगर ये यांग नोंगयू के सामने अपने सुनहरे भाले के इरादे का खुलासा करती तो ये परेशानी का सबब होता। ये नोंगयू एक छिपा हुआ खतरा था उसके बगल में। नोंगयू के स्वर को भांपते हुए डैन रेनिक्सियांग ने बोलना बंद कर दिया और अपनी शराब पी ली। तो मैं सीनियर सिस्टर का इंतजार करूंगा कि वे मुझे लाल भाला संप्रदाय में वापस ले जाएं ताकि मैं अपने पूर्वजों को स्वीकार कर सकूं, ये यांग ने कहा। फिर मेमने का एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह में डालकर खा लिया। ये यांग को मेमना खाते देख डैन रेनिक्सियांग को आखिरकार एहसास हुआ कि वह इंसान का मांस नहीं था और उसने जल्दी से एक बड़ा टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह में ठूंस लिया। जूनियर ब्रदर, आपका नाम क्या है? सीनियर सिस्टर के लिए भविष्य में आपको ढूंढना आसान हो जाएगा। नोंगयू अपनी लाल चुस्त पोशाक और शानदार फिगर में एक अवर्णनीय सुंदरता लिए हुए थी। ये यांग ने स्पष्ट स्वर में कहा, फिर शराब का एक बड़ा घूंट लिया। ये यांग, अच्छा नाम है। छोटे भाई, क्या आपने हाल ही में यहाँ किसी संदिग्ध व्यक्ति को आते देखा है? नोंगयू ने आखिरकार पूछा और ये यांग उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। नोंगयू की बातें सुनकर ये यांग ने अपना सिर खुजलाया, एक पल के लिए याद किया, फिर मेज पर थपथपाया और कहा, अब मुझे याद आया। पहले यहाँ लगभग 1 मीटर 4 इंच लंबा एक बूढ़ा आदमी रहता था। मुझे बस उसका उपनाम ये पता है। वह यहाँ एक रात रुका और फिर चला गया। उसके शब्द निकलते ही नोंगयू और डैन रेनिक्सियांग ने एक दूसरे को देखा। ये स्पष्ट रूप से वही व्यक्ति था जिसे वे ढूंढ रहे थे। धन्यवाद छोटे भाई, हमें कुछ और बात करनी है। हम छोटे भाई को यहाँ सफाई करने के लिए परेशान करेंगे। ये कहने के बाद नोंगयू डैन रेनिक्सियांग को दूसरी मंजिल पर ले गया और जू झेंगक्सू द्वारा तैयार किए गए कमरे में दाखिल हुआ। यही तो है, अगर नाइटमेयर नाम का वो इंसान न होता तो डैन फैंग और डैन हुआन को मारने की ताकत किस में होती? डैन रेनिक्सियांग सबसे पहले बोला, खुद को रोक नहीं पाया। नाइटमेयर नाम के उस आदमी ने पहले ही ब्लड ड्रॉप पिल की साधना कर ली है। उसकी ताकत बहुत बढ़ गई होगी और शायद मैं उसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। नोंगयू ने अपनी भौहों में गंभीरता का भाव लिए कहा। जैसे ही उसने बात की, नोंगयू की नज़रें झपक गईं और उसने धीरे से पूछा, क्या हम ये यांग नाम के इस व्यक्ति की पहचान की जांच कर सकते हैं? डैन रेनिक्सियांग ने यह सुना और हैरान होकर बोला, क्या वह तुम्हारा छोटा भाई नहीं है? तुम्हें फिर भी जांच करने की क्या ज़रूरत है? वह बहुत ही शरारती है। वह इतना छोटा है, फिर भी उसने ये सराय खोली है। इस सराय का इतिहास कम से कम 20 साल पुराना है और वह 20 साल से कम उम्र का लग रहा है। हालांकि उसने जानबूझकर अपना रूप बदला होगा, फिर भी जांच कर लेना ही बेहतर है। तो बस चिंता मत करो, जब तक वे शाही दरबार से नहीं हैं, किसी की भी पृष्ठभूमि की जांच की जा सकती है। बात करने के बाद डैन रेनिक्सियांग ने एक छोटी बांसुरी निकाली। उसने खिड़की खोली और उसमें आकाश की ओर फूंक मारी। जल्द ही एक चील आकाश में चक्कर लगाने लगी। कुछ चक्कर लगाने के बाद चील नीचे उड़ी और खिड़की के पास आकर बैठ गई। चील पूरी तरह से भीगी हुई थी, लेकिन वह तीसरी श्रेणी की चील थी, जो दान परिवार के लिए 1000 ली से ज्यादा दूरी तक संदेश भेजने का एक महत्वपूर्ण संचार माध्यम थी। इसे प्रशिक्षित करना बेहद मुश्किल था, लेकिन इससे दान परिवार को बहुत उपयोगी जानकारी मिली। फिर दान रेनिक्सियांग ने कागज और कलम निकाली। ये यांग का हुलिया, नाम, सराय का स्थान और कुछ विवरण लिखे जो उसकी जांच में मदद कर सकते थे। फिर उसने कागज को लपेटा, उसे एक बांस की नली में डाला और चील के पैर में बांध दिया। अगले ही पल चील तूफान को झेलते हुए उछल पड़ी और आकाश में उड़ गई।
मैंने 3 आंखों वाले बच्चे से जांच करने का अनुरोध किया है। मुझे यकीन है कि हमें जल्द ही परिणाम मिल जाएंगे, दान रेनेक्सियांग ने अपने हाथ से छोटी बांसुरी रखते हुए कहा। जब तक पैसा था, 3 आंखों वाला बच्चा कुछ भी पता लगा सकता था। हम कल सुबह निकलेंगे। दुष्वप्न इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। नोंग यू की बात खत्म होने के बाद वह खिड़की की ओर चली गई। उसकी आंखों में उदासी की एक झलक थी। संप्रदाय द्वारा उसे यह कार्य सौंपे हुए इतने साल बीत चुके थे और न केवल वह एक की ओर वापसी पाने में असफल रही, बल्कि इसने उसकी साधना को संतलोक तक पहुंचने से भी रोक दिया। खिड़की के बाहर तेज बारिश हो रही थी और हुआंगशा सराय में तेज हवाएं चल रही थीं, जिससे खिड़कियां जोर जोर से हिल रही थीं। बिजली की चमक ने नोंग यू के चेहरे को रोशन कर दिया, जिससे वह बहुत पीला पड़ गया। अगली सुबह नोंग यू ने ये यांग का अभिवादन किया और डैन रेनेक्सियांग ने अच्छी शराब के 50 जार लिए। ये यांग से कहा कि अगर कुछ हुआ तो उसे हायरिंग सिटी में ढूंढना, फिर अपने ड्रैगन घोड़े पर सवार होकर चला गया। दोनों के जाने के बाद ये यांग हुआंगशा सराय की छत पर हाथ जोड़े खड़ा रहा और तब तक गौर से देखता रहा जब तक वे नजरों से ओझल नहीं हो गए। तभी ये यांग छत से नीचे कूद पड़ा। झेंगक्सू, हम 2 दिन में जा रहे हैं। इस जगह को जलाने के लिए ढेर सारी लकड़ियां तैयार कर लो। ये कहने के बाद ये यांग अपने कमरे में लौट आया और बाईहोन के साथ अपनी द्वैध साधना जारी रखी। इस समय ये यांग की शक्ति 7 क्रांतियों पर थी और बाईहोन दूसरी रात 5 क्रांतियों वाले मानव लोक में पहुंच गया था। हालांकि बाईहोन की शक्ति बहुत कम होने के कारण ये यांग की साधना गति पहले जितनी तेज नहीं थी। हालांकि उसकी साधना गति अकेले साधना करने की तुलना में अभी भी तेज थी, बाईहोन के निम्न लोक के कारण ये यांग की शक्ति बहुत कम थी। गति बढ़ाने के लिए, अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए साधना साथी की शक्ति अपनी शक्ति के बराबर या उससे अधिक होनी चाहिए। अब बाईहोन को स्पष्ट रूप से साथ निभाना मुश्किल लग रहा था। कौन जानता था कि उसे 7 क्रांतियों तक साधना करने में कितना समय लगेगा। ये यांग ने अपने हाथ नीचे कर लिए और अपनी साधना रोक दी। हम भोर होते ही प्रस्थान करेंगे। हम हायरिंग सिटी से ज्यादा दूर नहीं हैं, ये यांग ने कहा और फिर अकेले में अपनी आंखें बंद कर लीं। बाईहोन हालांकि 5 क्रांतियों वाले मानव लोक में प्रवेश करके बहुत खुश थी। 5 क्रांतियां कभी वह लोक थी जिसे वह बहुत दूर समझती थी, लेकिन अब वह कुछ ही वर्षों में इस स्तर पर पहुंच गई थी। हालांकि इसका एक बड़ा श्रेय उसके बाई परिवार के ये न्यांग द्वैत साधना को जाता है, फिर भी ये यांग ने उसकी बहुत महत्वपूर्ण मदद की। जहां तक ये यांग की बात है, वह एक और अनुकरण की तैयारी कर रहा था। हालांकि वह नोंग यू की बाधा पार कर चुका था और हान परिवार जियोडुआन घटना के बाद मिस हान याओ याओ की हत्या के लिए फिर किसी को नहीं भेजेगा, फिर भी ये यांग को सावधानी से काम करने की जरूरत थी। आखिरकार योजनाएं अक्सर बदल जाती हैं। अब डैन रेनेक्सियांग से 1 लाख चांदी के सिक्के मिलने से ये यांग को बहुत मदद मिली। वह आगे क्या होने वाला है इसका बेहतर अंदाजा लगा सकता था और अप्रत्याशित घटनाओं से बच सकता था। 14 साल की उम्र में तूफान थम गया। आप 3 लोगों को लेकर हायरिंग सिटी गए। आधे साल की सुरक्षित यात्रा के बाद आप हान परिवार के पास पहुंचे। 15 साल की उम्र में मिस हान याओ याओ ने आपको रुकने और उनकी मदद करने के लिए उदार शर्तों पर कहा था। आप उसकी बात मानकर पीछे रह गए। 16 साल की उम्र में आपने मिस हान याओ याओ को हान गुआंग को मारने में मदद की, जिससे वह सफलतापूर्वक नगर स्वामी बन सकी। इसके बाद आप हायरिंग सिटी छोड़कर शून्य भूमि की ओर चल पड़े। 17 साल की उम्र में आप शून्य भूमि पहुंचे। जैसे ही आप प्रवेश करने वाले थे, नोंग यू ने आपको पकड़ लिया और भाले से आपको गंभीर रूप से घायल कर दिया, फिर एक गुप्त तकनीक का उपयोग करके आपकी आदिम आत्मा को जबरन निकाल लिया। 1 महीने बाद नोंग यू ने आपकी आदिम आत्मा को निकालकर एक यंत्र में डाल दिया, फिर आपकी सभी साधना तकनीकों को निकाल लिया। फिर आपकी आदिम आत्मा नष्ट हो गई और 17 साल की उम्र में आपकी मृत्यु हो गई। क्या? ये यांग ने अपनी आंखें खोलीं और जो कुछ उसने अभी देखा था उस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। तुरंत ये यांग ने अपने पूरे शरीर को बेतहाशा खोजना शुरू कर दिया, जिससे बाईहोंग जो उसके सामने था भ्रमित हो गया। बाईहोंग के पूछने से पहले ही ये यांग ने अपने कपड़े उतार दिए थे। वह बेचैनी से चिल्लाया, बाईहोंग, जल्दी से मेरे पूरे शरीर की जांच करने में मेरी मदद करो। पागल, बाईहोंग ने खड़े होकर दरवाजे से बाहर भागने की तैयारी करते हुए कहा। लेकिन ये यांग ने उसे पकड़ लिया। ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मुझे जांचने में मदद करो कि मेरे शरीर पर कुछ है या कोई निशान है। ये यांग को अब शक होने लगा था कि नोंग यू ने उसके शरीर पर कुछ छोड़ा है या कोई निशान, वरना वह उसे कैसे ढूंढ पाती। ये यांग की बातें सुनकर बाईहोंग का चेहरा पूरी तरह लाल हो गया। जब उसने ये यांग को देखा, उसका पूरा शरीर उसके सामने नंगा देखा। बाईहोंग ने वो भी देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था। उसने अपना चेहरा ढांक लिया, आह कहा और अपनी आंखों को हाथों से ढक लिया, अब और नहीं देखा। धिक्कार है। ये यांग अवाक रह गया। वह बिस्तर से उछल पड़ा, एक कांसे का आईना ढूंढा और उसे अपनी पीठ पर रखकर धीरे धीरे जांचता रहा।
जब उसे यकीन हो गया कि कुछ भी संदिग्ध नहीं है, तभी उसने राहत की सांस ली। मुझ पर कोई निशान नहीं बचा है, तो नोंग यू मुझे हमेशा कैसे ढूंढ सकता है? सिर्फ नोंग यू ही नहीं, बल्कि प्रथम राजकुमार भी। ऐसा लगता है कि मैं जहां भी छिपूं, मुझे खोज लिया जाएगा। ये यांग की आंखें सिकुड़ गईं, फिर उसने उस याद को वापस लाने का फैसला किया। अचानक नकली याद उसके दिमाग में छा गई। उसने अपने 17वें साल की यादों को बारीकी से छान मारा, लेकिन उसे कोई असामान्यता नहीं मिली। ये यांग को शक होने लगा कि क्या ये बाईहोन का काम है। उसने बिस्तर पर लेटी बाईहोन की तरफ देखा, जो इस समय रजाई से अपना चेहरा ढांक रही थी। उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। जल्द ही ये यांग ने इस विचार को खारिज कर दिया। अगर उसने जानकारी लीक की होती तो प्रथम राजकुमार उसे भी मार देता। अगर वह उसे नहीं भी मारता तो भी वह अंततः जेल में आत्महत्या कर लेती, जो स्पष्ट रूप से उसके पक्ष में नहीं था। क्या यह मिस हान याओ याओ हो सकती है, या झेंगक्सू? बहुत सोचने के बाद ये यांग ने भी उन दोनों को खारिज कर दिया, क्योंकि मिस हान याओ याओ से आधे रास्ते में मुलाकात हुई थी और वह एक नश्वर प्राणी थी। उसके पास उसे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा भी नहीं था। बस एक ही मौका था कि अगर वह उसे छोड़ देता तो वह उसे तलवार से मार सकती थी। ये यांग ने अनुमान लगाया कि मिस हान याओ याओ को लगा होगा कि उसने उसे निराश किया है, लेकिन इससे सीधे तौर पर यह साबित नहीं हो सकता था कि मिस हान याओ याओ ने राज लीक किए थे, और उसे ये भी नहीं पता था कि उसके साथ खड़ा व्यक्ति बाईहोन था। झेंगक्सू अचानक प्रकट हुआ और उसकी पहचान बहुत स्पष्ट थी। हालांकि उसने अपने दादा से बहुत सारी जानकारी हासिल की थी, लेकिन यह उसकी बुद्धिमत्ता साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। ये यांग को सबसे ज्यादा शक इस बात पर था कि हर बार जब उसे खतरे का सामना करना पड़ा, चाहे वह कल्पना में हो या वास्तविकता में, झेंगक्सू एक नश्वर प्राणी होने के बावजूद हमेशा सुरक्षित रहता था। बाहर बारिश रुक गई, जिससे लंबे समय से प्रतीक्षित सूरज दिखाई दिया। गर्म धूप नीचे बिखर गई, जिससे ये यांग के परेशान दिल को थोड़ी देर के लिए शांति मिली। भोर होते ही जू झेंगक्सू ने ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठा की और पूरे हुआंगशा सराय को घेर लिया। उसने एक मशाल तैयार की और उसे ये यांग को दे दिया। सराय को देखते हुए ये यांग के चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आया। जैसे ही उसने मशाल सराय में फेंकी और तुरंत ही आग की लपटें उठने लगीं, छोटे छोटे अंगारों से लेकर एक भयंकर नरक तक, जब तक कि पूरा हुआंगशा सराय चटकती लपटों में न घिर गया। ये यांग चुपचाप देखता रहा। दोपहर तक जब हुआंगशा सराय राख में बदल गया, तब ये यांग ने अपना सिर घुमाया और तीनों से कहा, चलो चलें। उसके बाद की यात्रा अनुकरण की तरह ही नीरस और शांतिपूर्ण रही, जिसमें कोई खतरा नहीं था, और धीरे धीरे आधा साल बीत गया। इस दौरान हान याओ याओ निरंतर साधना के माध्यम से 3 क्रांतियों के मानव लोक में पहुंच चुके थे। ये स्पष्ट था कि वे दोनों शक्ति के लिए तरस रहे थे, और हान याओ याओ को भी युद्ध जगत की विश्वासघाती प्रकृति का एहसास हुआ, जिसने उसे हानबा दाओ के स्नेहपूर्ण संरक्षण से जगा दिया। एक और महीना बीत गया और चारों आखिरकार हिरिंग शहर पहुंच गए। इस समय ये यांग पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। उसकी आंखों में एक शहर प्रतिबिंबित हो रहा था, और उसने राहत की एक लंबी सांस ली। एक चौकोर शहर दिखाई दिया, जिसका बाहरी युवानचेंग लगभग 10 मीटर मोटा था, जो लगभग 20 ली तक फैला हुआ था, हिरिंग शहर को घेरे हुए था। युवानचेंग पर 3 क्रांतियों के कई भाड़े के सैनिक लगातार गश्त करते रहते थे। वे हर चौकी पर कड़ी सुरक्षा रखते थे, और अंदर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की अंदर जाने से पहले सावधानीपूर्वक जांच की जाती थी। ये कहा जा सकता है कि सार्वजनिक व्यवस्था उत्कृष्ट थी। समय समय पर सेनाएं मुख्य द्वार से मिशनों को अंजाम देने के लिए प्रस्थान करती थीं, कुछ लोहे के घोड़ों पर सवार होकर, कुछ लंबे भाले लिए अकेले ही अपने मिशन स्थलों की ओर बढ़ती थीं। यहाँ दुनिया भर के भाड़े के सैनिक पहले सैन्य मामलों के कार्यालय जाते थे, जहाँ शहर के भाड़े के सैनिकों को काम बांटा जाता था और कमाई का 3/10वां हिस्सा हायरिंग सिटी को देना होता था। फिर भी कई लोग जल्दी पैसा कमाने के लिए रोज हायरिंग सिटी में शामिल होते थे। वे सभी चाकू की धार पर चलने वाले लोग थे, हर कोई काबिल था। नाइट सीनियर, मुझे हायरिंग सिटी तक ले जाने के लिए शुक्रिया। हमारे समझौते के अनुसार मैं आपको आपका इनाम दूंगा। सभी लोग कृपया मेरे साथ हान परिवार के घर आइए। आखिरकार आप सभी मेरे रक्षक हैं, हान याओ याओ ने एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरते हुए कहा। जू झेंगक्सू और बाईहोंग ने ये यांग की तरफ देखा, जिसने थोड़ा सिर हिलाया। ये यांग की पुष्टि पाकर तीनों जल्दी से हान याओ याओ के कदमों के पीछे हायरिंग सिटी के बाहरी इलाके में चले गए। 1 साल से ज्यादा समय बाद चारों धूल और गंदगी से सने हुए थे, और ये यांग 15 साल का हो गया था। रुको, तुम कौन हो? क्या तुम्हारे पास अस्थायी निवास परमिट है या हायरिंग सिटी में प्रवेश के लिए कोई गांठ है? जैसे ही चारों पास पहुंचे, हायरिंग सिटी के गोल्डन आर्मर गार्ड ने उन्हें रोक लिया। ये गोल्डन आर्मर गार्ड 3 रिवॉल्यूशन के अंतिम चरण में था, सिर से पैर तक काले कवच में लिपटा हुआ। स्टील के हेलमेट से सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थीं, जिससे उसे दमन का एहसास हो रहा था। मैं वापस आ गई हूँ।
हान याओयाओ आगे बढ़ी, अपने ढके हुए बालों को धीरे से हटाया, जिससे उसकी प्यारी सी मुस्कान प्रकट हुई। हान याओयाओ को देखकर गोल्डन आर्मर गार्ड चौंक गया और जल्दी से मुड़कर चिल्लाया, जल्दी से नगर स्वामी को सूचित करो, युवती वापस आ गई है। ये कहने के बाद गोल्डन आर्मर गार्ड तुरंत एक घुटने पर झुक गया। युवती, जब से हमें पता चला है कि तुम एक मिशन पर गई थी और तुम्हारा संपर्क टूट गया है, नगर स्वामी तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं और अत्यधिक चिंता के कारण बीमार पड़ गए हैं। हो सकता है कि वह रात भर न टिक पाएं। युवती, कृपया मेरे साथ नगर स्वामी से मिलने चलो। क्या पिताजी को क्या हुआ? जल्दी से मुझे उनसे मिलने ले चलो। हान याओयाओ ने यात्रा की धूल झाड़ने की जहमत तक नहीं उठाते हुए कहा। हान याओयाओ का चिंतित चेहरा देखकर ये यांग सोचने लगा, गोल्डन आर्मर गार्ड, कृपया इन तीनों को निपटाने में मेरी मदद करें। ये मेरे उपकारक हैं, कृपया उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। हान याओयाओ ने ये यांग और बाकी दोनों की आंखों में माफी के भाव के साथ कहा। ठीक है, तुम जल्दी जाओ, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, ये यांग ने आश्वस्त भाव से कहा। हान याओयाओ ने सिर हिलाया, फिर गोल्डन आर्मर गार्ड की ओर मुड़कर कहा, चलो जल्दी से मुझे पिताजी से मिलने ले चलो। हान याओयाओ को चिंतित जाते देखकर ये यांग के होंठ थोड़े मुड़े, तो ऐसा ही है। तीनों को गोल्डन आर्मर गार्ड द्वारा हान परिवार के यहाँ रहने की व्यवस्था की गई तथा उन्हें एक विशाल हवेली में बसाया गया, जिसमें 3000 लोगों के रहने की क्षमता वाला एक बड़ा प्रांगण था तथा जो आड़ू के फूलों से भरा हुआ था। हवा चलने पर फूलों की खुशबू फैलती थी, मानो धरती पर स्वर्ग हो। तीनों ने अपनी यात्रा की धूल झाड़कर नौकरानियों द्वारा लाए गए नए कपड़े पहन लिए। डूबते सूरज के नीचे ये यांग आंगन में एक मंडप में आंखें बंद करके आराम करने के लिए लेट गया। ये यांग, अब हमें क्या करना चाहिए? बाईहोंग ने ये यांग के पास खड़े होकर धीरे से पूछा। बाईहोंग की बातें सुनकर ये यांग ने आंखें बंद कर ली और बिना सिर उठाए कहा, हम यहाँ 1 साल रहेंगे, फिर उत्तरी सागर जाएंगे। तुम शून्य भूमि जाने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? बाईहोंग चौंक गया। शून्य भूमि के निर्देशांक बेहद गुप्त थे, जो केवल शाही शहर और 10 महान परिवारों के पास थे और उन पर उनका एकाधिकार था। अगर बाहरी लोगों को भी वह स्थान पता होता तो भी वहां प्रवेश करना मुश्किल होता। ये यांग कुछ नहीं बोला। वह डूबते सूरज की ओर देखता रहा, गहरे विचार में डूबा हुआ। उसे हान याओयाओ की प्रतिक्रिया याद आई जब उसने सुना कि उसके पिता का निधन होने वाला है। उसके हाव भाव से वह चिंतित और घबराई हुई लग रही थी, फिर भी ये यांग उसकी खुशी महसूस कर सकता था। उसे नहीं पता था कि यह कब शुरू हुआ, लेकिन ये यांग ने पाया कि वह दूसरों के भावनात्मक बदलावों को भांप सकता है, चाहे वे इसे कितनी भी अच्छी तरह छिपाएं, वह इसे पहचान ही लेता था। ऐसा लगता है कि यह एहसास उसे रात्रि चंद्र युआन सागर प्राप्त होने पर हुआ था, लेकिन उसने आज तक इस पर ध्यान नहीं दिया था। जब हान याओयाओ का व्यवहार और उसके सामने उसकी मनोदशा मेल नहीं खा रही थी, जिससे ये यांग को इस असामान्यता का पता चला। हान याओयाओ असाधारण बुद्धिमत्ता के साथ प्रथम प्रतिभा के अपने खिताब पर सचमुच खरी उतरती हैं, ये यांग ने डूबते सूरज की ओर देखते हुए धीरे से कहा। उसके बगल में खड़ी बाईहोंग ये यांग की बातों से भ्रमित थी। पूरी यात्रा के दौरान हान याओयाओ कमजोर, डरी हुई और दयालु लग रही थी, केवल उनकी मदद से ही जीवित रह रही थी। इसके अलावा उसने लगन से साधना की। इस बारे में सोचते हुए बाहरी लोगों द्वारा हान याओयाओ को प्रतिभाशाली कहना वाकई संदिग्ध था, क्योंकि बाईहोंग ने देखा कि हान याओयाओ पूरी यात्रा के दौरान निष्क्रिय रही थी, जो व्यापक रूप से प्रचारित जानकारी के अनुरूप प्रतीत नहीं हो रहा था। अचानक बाईहोंग का दिल कांप उठा और उसने ये यांग की ओर देखा। क्या ऐसा हो सकता है? बाईहोंग की आवाज़ धीमी पड़ गई, उसकी आंखों में अविश्वास का भाव था। ये यांग ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन शांति से दूर सबसे ऊंची प्राचीन इमारत को देखा। वह प्राचीन इमारत 6 मंजिला थी, एक विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी और बहुत भव्य लग रही थी। ये हायरिंग सिटी का निर्णय लेने वाला केंद्र था, कई भाड़े के मिशन यहीं से शुरू होते थे। प्राचीन इमारत की सबसे ऊंची मंजिल पर एक आलीशान कमरा था। अंदर शानदार चमकदार प्याले, सुनहरी रेशमी रजाइयां और कीमती रत्नों का फर्श उस जगह को किसी स्वर्गीय महल की तरह चमका रहा था। पिताजी, आपको क्या हुआ है? जल्दी उठिए। हान याओयाओ लगातार रोती और चिल्लाती हुई हान बा दाओ के पास गिर पड़ी। हान याओयाओ के पीछे कई भाई बहन थे, जो चुपचाप बिस्तर पर लेटे उस बूढ़े को देख रहे थे। हालांकि हान बा दाओ बूढ़ा था और उसके बाल सफ़ेद हो गए थे, फिर भी उसके चेहरे पर उसकी पुरानी बहादुरी साफ दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे और बाहों पर जख्मों के निशान थे। छोटी बहन, पिताजी का 1 घंटा पहले देहांत हो गया। तुम्हें बहुत देर हो गई छोटी बहन, अफसोस। उसके पीछे से उसके भाई बहनों की आवाज़ें आ रही थीं, उनकी आवाज़ें धीमी थीं, मानो हान बा दाओ की मौत का उनसे कोई लेना देना ही न हो। हान याओयाओ बीच में खड़ी हान बिंगबिंग को भी देख सकती थी, उसकी आंखों में एक मुस्कान थी, हालांकि वह मुस्कान बहुत छिपी हुई थी। अपने दिल में गुस्से के बावजूद वह बेबस थी। उसके भाई बहन लंबे समय से इस दिन का इंतजार कर रहे थे, हायरिंग सिटी लॉर्ड का पद पाने और इस शहर के स्वामी बनने के लिए उत्सुक थे।
हान बिंगबिंग भी 10 महान सुंदरियों में से एक थी। वह और हान याओयाओ बहन फूल उत्कृष्ट के रूप में जानी जाती थीं। हान याओयाओ में एक सौम्य सुंदरता थी, जबकि हान बिंगबिंग में एक सूक्ष्म सुंदर सुंदरता थी। लेकिन इस समय हान याओयाओ को अपने सामने देखकर हान बिंगबिंग की आंखों से एक हत्या का इरादा झलक रहा था। उसके द्वारा भेजे गए हत्यारे वापस नहीं आए थे, और यहाँ तक कि उसका भरोसेमंद जियुद्वान भी गायब था। उसका भाग्य अज्ञात था। बाकी भाई बहनों की बात करें तो हर कोई अपने पिता के शव को गहरी आंखों से देख रहा था, मानो वह दिन आ गया हो जब वे सत्ता संभालेंगे और हायरिंग सिटी पर हुक्म चलाएंगे। वहां एक भयावह माहौल था। हान बा दाओ की मौत पूरी तरह से वीरान लग रही थी। अगले दिन हायरिंग सिटी में एक भव्य अंतिम संस्कार हुआ और हान बा दाओ के बच्चे फूट फूट कर रोए, जबकि ये यांग दूर से बेरुखी से देख रहा था। वह अभिनय में मुझसे भी बेहतर है, प्रभावशाली है, ये यांग तारीफ किए बिना नहीं रह सका। उसके बगल में खड़ी बाई होंग परेशान दिख रही थी। ये यांग, अब जब हान बा दाओ का निधन हो गया है तो हान परिवार निश्चित रूप से संघर्ष में पड़ जाएगा। मुझे लगता है कि इस दलदल में न पड़ना ही बेहतर है। बाई होंग भी एक चतुर व्यक्ति थी। उसने देखा कि हान बा दाओ की मौत से हान परिवार में भारी अराजकता फैल जाएगी। एक पद के लिए जाने चली जाएंगी, और वह ये यांग को चले जाने की सलाह दिए बिना नहीं रह सकी। ये यांग पहले ही जाने की तैयारी कर चुका था, लेकिन उसे एक गंभीर समस्या का पता चला जिसका समाधान जरूरी था। मुझे रुकना होगा, मेरे पास अभी भी कई अनुत्तरित प्रश्न हैं, ये यांग ने कहा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की झलक थी। अगर ऐसा है तो हम 1 साल में मिलेंगे। मुझे अभी भी कुछ काम है, बाई होंग ने ये यांग की ओर कुछ हिचकिचाहट से देखते हुए कहा। ये यांग ने पूछा नहीं, बस सिर हिला दिया। वह और बाई होंग दोनों ही राज रखते थे और एक अनकही समझ बनाए रखते थे कि वे किसी की बात नहीं पूछेंगे। ये यांग की सहमति से बाई होंग उठी और अपना सामान पैक किया। फिर ये यांग के पीछे एक बक्सा रख दिया। ये 5 लाख चांदी के सिक्के हैं जो मैंने बैंक में जमा किए थे। अब ये तुम्हारे हैं। 1 साल बाद मिलते हैं। बाई होंग ने अपनी बात पूरी की, फिर आगे बढ़कर ये यांग के होठों पर चुंबन लिया। बाई होंग की अचानक हरकत से ये यांग चौंक गई और उसे झट से धक्का देकर डांटते हुए बोली, ये क्या कर रही हो? अगर तुम मुझे चूमना भी चाहती हो तो कम से कम अपने पुराने रूप में तो आ जाओ। एक बड़े आदमी का मुझे चूमना बहुत अपमानजनक है। बोलने के बाद ये यांग ने बाई होंग को घृणा से देखते हुए जल्दी से कुछ बार थूका। यह एक मार्शल आर्ट है जो सभी जियांगू बेटियां जानती हैं, जिसे अपने पति का इंतजार कहते हैं। जब तक मैं दूसरे व्यक्ति को चूमूंगी, मेरा दिल उनकी जगह का अंदाजा लगा लेगा जिससे मैं उन्हें ढूंढ पाऊंगी। अगले साल मैं इसी कला का इस्तेमाल करके तुम्हें ढूंढूंगी। बोलने के बाद बाई होंग उछल पड़ी और वहां से गायब हो गई। अपने पति का इंतजार। ये यांग का मन दिन की तरह साफ था। उसके दिल के कई सवाल अब गायब हो गए। लगता है मेरा अंदाजा सही था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शुरू से आखिर तक मेरे खिलाफ साजिश रची जाएगी। ये यांग अपने दिल में एक ठंडक महसूस किए बिना नहीं रह सका, और साथ ही उसने अपने शरीर में हाल ही में हुए बदलावों को भी महसूस किया। जब भी ये यांग शांत होकर ध्यान करने के लिए अपनी आंखें बंद करता, उसे हमेशा ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो, कोई उसकी निगरानी कर रहा हो, कोई उसकी निगरानी कर रहा हो। इस प्रकार ये यांग ने आंगन में आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, चुपचाप उन आंखों को महसूस करते हुए। हर बार जब वह जागता तो जासूसी का एहसास अचानक गायब हो जाता। अगले दिन ये यांग अचानक अपनी ध्यान अवस्था से जाग उठा। रात्रि वरिष्ठ, क्या आप सो गए? ये हान याओयाओ बोल रही थी। उसकी आंखें गहरी थीं, स्पष्ट रूप से एक रात की नींद और बहुत सारे आंसुओं के कारण। मृतकों को वापस जीवित नहीं किया जा सकता। कृपया मेरी संवेदना स्वीकार करें। हान याओयाओ ने अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे, ये यांग की तरफ देखा और धीरे से कहा, शुक्रिया। फिर उसने ये यांग की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक याचना की झलक थी। नाइट सीनियर, मेरे भरोसेमंद शाशु सोल नदी में मर गए और अब मैं अपने भाई बहनों से निकल रहे द्वेष को महसूस कर सकती हूँ। क्या मैं? जैसे ही हान याओयाओ ने कहा, उसने ये यांग की प्रतिक्रिया को ध्यान से देखा। ये यांग ने मन ही मन व्यंग्य किया। आखिरकार उसने बोल ही दिया। मैं उसके ऐसा कहने का इंतजार कर रही थी। तुम चाहती हो कि मैं रुकूं और तुम्हारा दाहिना हाथ बनूं, है ना? ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये सुनकर हान याओयाओ की आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी। नाइट सीनियर, कृपया कह दो। मैं जो भी कर सकती हूँ करूँगी। आपने मुझे पहले जो इनाम देने का वादा किया था, उसके अलावा मुझे हर महीने 1 लाख चांदी के सिक्के और चाहिए, और तुम मेरी आज़ादी में दखल नहीं दे सकते। ये यांग जानता था कि हान बा दाओ की मृत्यु के बाद हान याओयाओ की कृपा खत्म हो गई थी और उसके पास ज्यादा पैसे नहीं बचे थे, और इस समय उसे सबसे ज्यादा जरूरत चांदी के सिक्कों की थी। 1 लाख चांदी के सिक्के प्रति माह मिस हान याओयाओ की सामर्थ्य में थे, अन्यथा मिस हान याओयाओ के पास ये यांग की कोई जरूरत नहीं थी। ये यांग इन दोनों मुसीबतों से निपटने के लिए रुका रहा। ठीक है, मैं मान गई। नाइट सीनियर, हान याओयाओ ने दांत पीसते हुए अपनी जेब से एक चांदी का नोट निकाला।
ये 10 लाख चांदी के सिक्के हैं, रास्ते में मुझे बचाने के लिए आभार के प्रतीक के रूप में। अब से हर महीने समय पर आपको 1 लाख चांदी के सिक्के भेजे जाएंगे। ये यांग ने कोई दिखावा नहीं किया और हान याओयाओ के हाथ से चांदी का नोट ले लिया। नाइट सीनियर, अब से यही आपका निवास होगा। अगर आपकी कोई ज़रूरत हो तो आप नौकरानी से कह सकते हैं। अगले कुछ दिनों तक कृपया आराम करें। ये कहकर हान याओयाओ उठकर चला गया। ये यांग ने उसकी पीछे हटती हुई आकृति को देखा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। हान याओयाओ के जाने के बाद ये यांग ने जू झेंगक्सू को बुलाया और उसे चांदी के नोट को हायरिंग सिटी के बैंक में ले जाकर नकद में बदलने को कहा। अपने मूल 600,000 चांदी के सिक्के, बाईहोन के 500,000 और हान याओयाओ के 1,000,000 को मिलाकर उसके पास कुल 2,100,000 सिक्के थे। ये धनराशि उसकी ताकत बढ़ाने और शायद 7वीं क्रांति के अंतिम चरण तक पहुंचने के लिए पर्याप्त थी। जल्द ही झेंगक्सू ने 10 लाख चांदी के सिक्के ले जाने के लिए एक गाड़ी किराए पर ली और उन्हें ये यांग के कमरे में रख दिया। कमरे में जाते ही और चमकते चांदी के सिक्कों के डिब्बे देखकर ये यांग की सांसें तेज हो गईं। उसने उन सभी को जीवन सिम्युलेटर में जमा कर दिया और जब उसने शेष राशि देखी तो उसके चेहरे पर खुशी के भाव आ गए। जू झेंगक्सू, मैं 7 दिनों के लिए एकांतवास में रहूंगा। इस दौरान मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। ये यांग ने जू झेंगक्सू को बुलाया और उसे बताया, फिर उसे अनुकरण की तैयारी के लिए दरवाज़ा बंद करने को कहा। हालांकि जू झेंगक्सू इस बात को लेकर बहुत उत्सुक था कि उसके स्वामी इतने सारे पैसों का क्या करेंगे, फिर भी उसने पूछने की हिम्मत नहीं की और अपने स्वामी के दरवाजे पर पहरा देते हुए उनके आने का इंतजार करने लगा। ये यांग का कमरा बहुत बड़ा था, सारा फर्नीचर उत्तम था और घर गहरी लकड़ी से बना था जो न केवल नमीरोधी थी बल्कि लकड़ी जैसी सुगंध भी छोड़ती थी। मुझे आश्चर्य है कि अत्यंत सरल गतिविधि मुझे 10वें स्तर तक परिष्कृत होने और फिर एक वापसी विधि के साथ विलय होने पर किस तरह का आश्चर्य देगी। अगर मैं 5 लाख चांदी के सिक्कों के भीतर अनुकरण पूरा कर लेता हूं तो मेरे पास अपनी साधना को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त धन होगा। ये यांग ने अनुकरण की दिशा पर विचार करते हुए मन ही मन सोचा और फिर अनुकरण के लिए अपना 7 दिवसीय एकांतवास शुरू कर दिया। 15 साल की उम्र में आप हायरिंग सिटी पहुंचे और हान याओयाओ ने आपको वहीं रहने और सत्ता में आने में मदद करने के लिए राजी किया। 16 साल की उम्र में आपने हान याओयाओ को एक के बाद एक बाधाओं को पार करने में मदद की जिससे वह हायरिंग सिटी की स्वामी बन सकी। आपको अच्छी खासी धनराशि मिली, फिर आपने हान याओयाओ के ठहरने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, बाईहोन को ढूंढा और आप दोनों एकांत में साधना करने के लिए एकांत स्थान पर छिप गए। 17 साल की उम्र में आपने अत्यंत आसान गतिविधि की साधना 6ठे स्तर तक की। 21 साल की उम्र में आपने अत्यंत आसान गतिविधि की साधना 8वें स्तर तक की। अचानक एक दिन नोंग यू प्रकट हुई और उसने आपको गोली मार दी। जैसे ही उसने आपको देखा उसकी आंखों में उपहास का भाव था। आपको मारने के बाद बाईहोन को भी प्रथम राजकुमार को दे दिया गया। इस प्रकार 21 साल की उम्र में आपकी मृत्यु हो गई। सिमुलेशन समाप्त हो गया है। आप निम्न में से एक को अपने पास रख सकते हैं। 15 साल की उम्र में आपका राज्य। 2. 21 साल की उम्र में आपकी साधना विधि। 3. 21 साल की उम्र में आपकी जीवन स्मृतियाँ। ये यांग ने तुरंत दूसरा विकल्प चुना और उसके मन में नए कौशल उभरे। 1 कैरेक्टर लाइटनिंग किल, साथ ही इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन और क्विक रिट्रीट। 1 कैरेक्टर लाइटनिंग किल से आप अत्यधिक गति से वार कर सकते हैं और अपने प्रतिद्वंद्वी की खामी उजागर होने पर उसे मार सकते हैं। इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का उपयोग संकट के समय में उन हमलों से बचने के लिए किया जाता है जिनसे बचना मुश्किल होता है, जिससे आप तुरंत बच सकते हैं। क्विक रिट्रीट भागने के लिए है, जिससे आप किसी भी स्थान पर तुरंत टेलीपोर्ट हो सकते हैं, हालांकि इसका उपयोग दिन में केवल एक बार ही किया जा सकता है। इन नई खोजी गई साधना विधियों से ये यांग जरा भी खुश नहीं हुआ क्योंकि नोंगयू ने उसे फिर से पा लिया था। लेकिन ये यांग अपने दिल में इसका कारण पहले से ही जानता था और अनायास ही उसके होठों पर मुस्कान आ गई। वह अपने दिल में पहले से ही जानता था कि उसमें पति की वापसी की प्रतीक्षा का भाव समाहित हो गया है, और यह किसने समाहित किया था इसका अंदाजा ये यांग को पहले से ही था। फिर से ये यांग ने फिर से अपनी आंखें बंद की और अनुकरण शुरू किया। 15 साल की उम्र में आप हायरिंग सिटी पहुंचे और हान याओयाओ ने आपको वहीं रहने और सत्ता में उसकी मदद करने के लिए राजी किया। आपने उसकी बात मान ली और सभी बाधाएं दूर कर दीं। 16 साल की उम्र में उसने आपको रुकने के लिए कहा और आप मान गए। 25 साल की उम्र में आपने अत्यंत आसान गतिविधि की साधना 9वें स्तर तक की, एक ही चरण में 1000 ली प्राप्त की। 1 महीने बाद हान याओयाओ और आप पति पत्नी बन गए। 32 साल की उम्र में आपको अचानक बाईहोंग ने पा लिया, जिसने घात लगाकर आप पर हमला किया और आपको मार डाला। 32 साल की उम्र में आपकी मृत्यु हो गई। धिक्कार है। ये परिणाम देखकर ये यांग को गुस्सा आया। बाईहोंग भी इसमें कैसे शामिल हो गया? लेकिन ये यांग को कारण का कुछ अंदाजा था।
वह ये था कि उसने बाई होंग से किया अपना वादा पूरा नहीं किया था, जिससे वह क्रोधित हो गई थी और उसे मारने के लिए प्रेरित हुई थी। फिर ये यांग ने साधना विधि चुनी और तुरंत ही उसके मन में 9वां स्तर, एक कदम में 1000 लीग, प्रकट हुआ। इस साधना विधि के स्तर से मेरी भविष्य की यात्राएं बहुत सुविधाजनक हो जाएंगी। मुझे अब वर्षों या महीनों तक यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। ये यांग मन ही मन संतुष्ट था। बस आखिरी 2 स्तर बाकी थे। मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं 10वें स्तर तक साधना करूं और फिर एक की ओर लौटो का उपयोग करके उन्हें एक कर दूं तो किस प्रकार की शक्ति प्रकट होगी। ये सोचकर ये यांग उत्सुकता से भर गया। अपनी आंखें बंद करके ये यांग ने अपने हृदय के उत्साह को दबा लिया और अनुकरण जारी रखा। 15 वर्ष की आयु में आप हायरिंग नगर पहुंचे और हान याओयाओ ने आपको वहीं रहने और उसे सत्ता में आने में मदद करने के लिए राजी किया। आपने उसकी बात मान ली, सारी बाधाएं दूर कर दी और हायरिंग सिटी में रहना स्वीकार कर लिया। 23 साल की उम्र में आपने अत्यंत आसान गतिविधि की साधना 10वें स्तर तक की। आपकी शक्ति बहुत बढ़ गई और अगर आप खतरे से बचना चाहते थे तो लगभग कोई भी आपको रोक नहीं सकता था। 24 साल की उम्र में आपने हान याओयाओ के साथ विवाह किया। हालांकि विवाह के दौरान बाई होन द्वारा मारा गया एक तीखा कांटा अचानक आपके शरीर में चुभ गया। 24 साल की उम्र में आपकी मृत्यु हो गई। फिर से मैं बाई होन के हाथों मर गया। तो चलो, कम से कम अत्यंत आसान गतिविधि तो पूरी हो गई। फिर ये यांग ने साधना विधि चुनी और आखिरी स्तर भूत हाथ जांच उसके मन में प्रकट हुआ। ये देखकर ये यांग थोड़ा उलझन में पड़ गया। भूत हाथ जांच नाम किसी राक्षसी साधना विधि जैसा लग रहा था। इससे हाथ को अनजाने में बढ़ाया जा सकता था और प्रतिद्वंद्वी के शरीर पर खरोंच लग सकती थी। हालांकि यह कोई घातक चोट नहीं थी, लेकिन लगातार जमा होते घावों से प्रतिद्वंद्वी का बहुत ज्यादा खून बह सकता था या नाखूनों में जहर छिपा होने से भी घातक चोट लग सकती थी। इसके अलावा चून की भूत हाथ जांच बहुत तेज थी, इसलिए 3 कदमों के भीतर उसका बचाव करना लगभग असंभव था। अब जब अत्यंत आसान गतिविधि पूरी हो गई तो ये यांग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जैसे ही उसने अपने मन में एक की ओर वापसी का विचार दोहराया, उसके नीचे एक यिन यांग आरेख प्रकट हुआ। अत्यंत आसान गतिविधि धीरे धीरे यिन यांग आरेख में समाहित हो गई, फिर एक में विलीन हो गई। जैसे ही एक की ओर वापसी ने अत्यंत सरल गतिविधि को मिलाया, ये यांग को स्वर्ग और पृथ्वी का गहरा एहसास हुआ, मानो वह आसपास के स्थानिक बल को समझ सकता हो। हवा के प्रति उसकी धारणा भी स्पष्ट हो गई। अचानक ये यांग को अपने बगल में स्थानिक बल का एहसास हुआ। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, आगे की ओर निशाना साधा और अपनी हथेली से वार किया। उसका हाथ तुरंत अंतरिक्ष में प्रवेश कर गया, फिर कुछ मीटर दूर फिर से प्रकट हुआ और बड़े दरवाजे को टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये देखकर ये यांग तुरंत उठ खड़ा हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अत्यंत सरल गतिविधि को मिलाने से मैं स्थानिक बल को समझ पाऊंगा। ये यांग अच्छी तरह जानता था कि स्थानिक बल वाले लोग अत्यंत दुर्लभ होते हैं। अगर कोई व्यक्ति भागना चाहता है तो कोई भी स्थानिक बल वाले व्यक्ति को नहीं पकड़ सकता जब तक कि वह कोई ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति न हो जिसने लोगों को पार कर लिया हो। इसके अलावा उसकी ताकत में भी सुधार हुआ। वह हमला करने के लिए एक निश्चित दूरी की अनदेखी कर सकता था, जिससे अक्सर दुश्मन को अप्रत्याशित झटका लग सकता था। खास गुरु, आप आखिरकार जाग गए। इस समय दरवाजे के बाहर खड़ा जू जेंगक्सु ये यांग की हथेली की हवा से उड़ गया। वह कीचड़ भरी जमीन पर गिरा, फिर अस्त व्यस्त अवस्था में उठा और बोला, गुरुजी, आपके इन 7 दिनों के एकांतवास में मालकिन कई बार आई, बहुत चिंतित लग रही थी। जू जेंगक्सु ने ये यांग की ओर देखते हुए अपने शरीर से कीचड़ झाड़ते हुए कहा। ये यांग के कुछ बोलने से पहले ही हान याओयाओ दौड़कर अंदर आ गया। आखिरकार आप जाग गए, सीनियर। जल्दी से मेरे साथ आओ। ये कहते हुए हान याओयाओ दौड़कर आया, ये यांग का हाथ पकड़ा और उसे बाहर खींच लिया। ये यांग ने उस शुद्ध सफ़ेद हाथ को देखा जो उसे हायरिंग सिटी डिसीजन बिल्डिंग की ओर खींच रहा था, और उसे पहले से ही अंदाजा हो गया था कि वह क्या है। एक पल में बाई होंग ने ये यांग को 6 मंजिला प्राचीन इमारत में खींच लिया। जैसे ही हान याओयाओ अंदर गया, अंदर का दृश्य साफ दिखाई देने लगा। पहली मंजिल भाड़े के सैनिक का मुख्य व्यावसायिक हॉल था, दूसरी मंजिल पर उच्च पदस्थ अधिकारी कामकाज देखते थे, तीसरी मंजिल प्रबंधन के लिए थी, जो हायरिंग सिटी के कुछ प्रबंधन और कार्य आवंटन के लिए जिम्मेदार था। चौथी मंजिल पर बड़े फैसले लिए जाते थे। चौथी मंजिल पर पहुंचते ही वहां पहले से ही लोगों की भीड़ थी और सभी के चेहरे पर बेहद गंभीर भाव थे। ये सभी लोग हान परिवार के बच्चे थे और उनके बीच एक लाश भी थी। हान चेंग, क्या हुआ? 5 दिन हो गए हैं। ये किसने किया? आगे बढ़ो। हान गुआंग की आंखें भयंकर थीं जब उसने भीड़ की ओर देखा और पूछा। हान चेंग उनका सबसे छोटा भाई था और अब वह बेजान जमीन पर पड़ा था। बड़े भाई, जब हान चेंग मिला तब वह पहले से ही कुएं में था। बहुत मुमकिन है कि वह खेलते समय कुएं में गिर गया हो। आखिरकार वह सिर्फ 11 साल का है। इसी समय हान बिंग बिंग बोली, उसकी आवाज़ कुछ उदास थी।
क्या ऐसा है? हान बिंगबिंग की बातें सुनकर हान गुआंग की नज़र उस पर टिक गई। वह हान बिंगबिंग की आंखों में कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। बड़े भाई, क्या आपको शक है कि मैंने ही ये किया है? जिस दिन उसकी मौत हुई, मैं बहन हान याओयाओ के साथ रूज और पाउडर के बारे में बात कर रही थी। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम याओयाओ से पूछ सकती हो। ये कहते हुए हान बिंगबिंग ने हान याओयाओ की तरफ देखा। उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। याओयाओ, क्या उसने जो कहा वह सच है? हान गुआंग ने हान याओयाओ की तरफ देखा और बहुत ठंडे स्वर में पूछा। बड़े भाई, बिंगबिंग सचमुच पूरे दिन मेरे साथ थी, हान याओयाओ ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में एक गहरा दुख था। आखिरकार उसका छोटा भाई ही मरा था और वह अपने भाई बहनों को एक दूसरे को मारते हुए नहीं देखना चाहती थी, फिर भी वह कुछ नहीं कर सकती थी। हान याओयाओ की बातें सुनकर हान गुआंग के हाव भाव आखिरकार बदल गए। अगर ऐसा है तो हान चेंग का मामला ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। मैं अंत तक जांच करूंगा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, हान गुआंग ने आखिरकार ये यांग को देखा। याओयाओ, ये कौन है? ये नाइट सीनियर ये यांग है। इसने मुझे रास्ते में कई बार बचाया है। यह मेरा उपकारक है। हान याओयाओ की बातें सुनकर उनके बगल में खड़ी हान बिंगबिंग की निगाहें ठंडी पड़ गईं। तो ये यांग ही थी जिसने इसे बचाया था। लगता है मुझे ये यांग को खत्म करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। हान बिंगबिंग ने गुस्से से सोचा। ये यांग को देखते ही उसकी आंखों में एक जानलेवा चमक आ गई। तो ये याओयाओ का उपकारक है। रास्ते में याओयाओ को बचाने के लिए शुक्रिया। मैं, उसका बड़ा भाई, पिता के निधन के बाद से बहुत व्यस्त रहा हूं और तुम्हारा ठीक से स्वागत नहीं कर पाया। कृपया मुझे माफ़ कर दो, हान गुआंग ने माफ़ी मांगते हुए कहा। हालांकि ये यांग ने मन ही मन उपहास किया। तुम शायद यही चाहते थे कि हान याओयाओ रास्ते में ही मर जाए, है ना? क्या मेरा दिखना तुम सबको बहुत निराश करता है? ये यांग ने सोचा, लेकिन उसके चेहरे पर एक विनम्र मुस्कान आ गई। भाई गुआंग अब अपने पिता के प्रति अपने कर्तव्यों का पूरी लगन से पालन कर रहे हैं और अपने छोटे भाई की दुर्घटना के कारण वे परिवार की देखभाल में व्यस्त होंगे। मैं ये भाई गुआंग को और कैसे परेशान कर सकता हूँ? ये कहने के बाद ये यांग आगे बढ़े और हान चेंग के सामने आए। भाई गुआंग, क्या मैं देख सकता हूँ? ये यांग ने पूछा। क्या भाई ये कुछ समझ सकते हैं और मेरे भाई की मौत के पीछे की सच्चाई उजागर कर सकते हैं? कृपया जल्दी से मुझे ये पता लगाने में मदद करें कि क्या हान चेंग की मौत एक दुर्घटना थी। हान गुआंग बोलते हुए उसका दिल बेचैन हो गया। उसने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि हान चेंग की मौत उसके किसी भाई बहन द्वारा की गई हत्या थी। अगर हत्यारे का पता चल जाता तो उसे सार्वजनिक रूप से सिर कलम करने का पूरा हक था, जिससे एक और प्रतियोगी का सफाया हो जाता। ये यांग के हाव भाव से लग रहा था कि उसे कुछ पता है, शायद असली अपराधी का पता लगाने में भी सक्षम। ये यांग का दिखना सचमुच ईश्वर की कृपा है, हान गुआंग ने व्यंग्यात्मक लहजे में सोचा। इसी समय ये यांग हान चेंग के पास पहुंचा। उसने हान चेंग का मुंह खोला और सूंघा तो उसे एक हल्की सी खुशबू आई। ये खुशबू तेज नहीं थी, यह एक हल्की फूलों की खुशबू थी। इस खुशबू को सूंघकर ये यांग ने थोड़ा सा मुंह बनाया। ये देखकर हान गुआंग ने जल्दी से पूछा, भाई ये क्या तुम्हें कुछ मिला है? ये यांग ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने हान गुआंग का ऊपरी वस्त्र उतार दिया और अपने हाथ से उसकी छाती को जोर से दबाया। उसने कई बार दबाया, लेकिन हान चेंग के मुंह से पानी नहीं निकला। भाई गुआंग, हान चेंग डूबने से नहीं मरा। उसे दुर्घटनावश हुई मौत बताकर प्राचीन कुएं में फेंकने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी, ये यांग ने अपना विश्लेषण बताया। उसने हान याओयाओ को सत्ता में आने में मदद करने की योजना बनाई और हान गुआंग की तरह ही सोचता था, जितने ज्यादा लोग मरेंगे उतना अच्छा होगा। अगर अपराधी मिल जाता तो हान याओयाओ का एक प्रतिद्वंद्वी कम हो जाता। अब जबकि हान चेंग मर चुका था, हान परिवार में अब भी 5 भाई बहन थे। मिस हान याओयाओ और हान बिंगबिंग के अलावा जो उस समय मौजूद नहीं थीं, हान गुआंग के पास भी बहुत व्यस्त होने के कारण कोई बहाना नहीं था। इससे हान फैंग और हान नियर बचे। इस समय हान फैंग और हान नियर सबसे ज्यादा संदिग्ध थे। हान गुआंग ने तुरंत हायरिंग सिटी को बंद करने का आदेश दिया ताकि कोई भी बाहर न जा सके। जब तक सच्चाई की जांच नहीं हो जाती, कोई भी हायरिंग सिटी नहीं छोड़ेगा, हान गुआंग ने ठंडे स्वर में कहा। बोलने के बाद वह ये यांग की ओर मुड़ा। भाई ये, क्या तुम्हारे पास मेरे भाई हान चेंग के हत्यारे को ढूंढने में मेरी मदद करने का कोई तरीका है, ताकि मैं स्वर्ग में अपने पिता की आत्मा को स्पष्टीकरण दे सकूं? आखिरकार हान चेंग अभी बच्चा ही था। बोलते हुए हान गुआंग की आंखें थकी हुई थीं और स्वर भारी था। ये यांग झिझका और हान याओयाओ की ओर देखा। रात्रि वरिष्ठ, कृपया हत्यारे को ढूंढने में हमारी मदद करें। अब जब शाशु चला गया है तो केवल तुम ही हत्यारे को ढूंढ सकते हो। हान याओयाओ ने विनती भरी नजरों से ये यांग की ओर देखा। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? हान याओयाओ ने जल्दी से पूछा।
और पैसे? जैसे ही ये यांग ने कहा, हान याओयाओ लगभग वहीं बेहोश हो गई। ये यांग पैसे पर इतना क्यों अड़ा हुआ है? साधकों के लिए धन उनके लिए बाहरी होना चाहिए। हान याओयाओ कुछ उलझन में थी, लेकिन फिर भी उसने ये यांग के अनुरोध पर सहमति जताई। अगर ऐसा है तो हान चेंग की मौत का जिम्मा भाई ये को सौंपा जाता है। सभी को भाई ये की मदद करनी चाहिए और उनके काम में बाधा नहीं डालनी चाहिए, वरना उन्हें पारिवारिक सजा भुगतनी पड़ेगी। इसके बाद बैठक खत्म हो गई। हान परिवार के भाई बहन चिंतित मन से चले गए, खासकर हान फैंग, जिसने ये यांग को थोड़ी दुश्मनी भरी नजरों से देखा। ये यांग ने भी ये देखा, लेकिन उसने अनदेखा करने का नाटक किया। सभी के जाने के बाद हान चेंग के शरीर को एक बर्फ के ताबूत में रख दिया गया। ये बर्फ का ताबूत कम तापमान बनाए रख सकता था, बशर्ते हर 7 दिन में लगातार असली सत्व दिया जाता रहे, जिससे ये शवों को सुरक्षित रखने के लिए सबसे अच्छा बर्तन बन गया। मुझे वहां ले चलो जहां हान चेंग का शरीर मिला था। हान याओयाओ ने सिर हिलाया और दोनों प्राचीन कुएं के पास पहुंच गए। प्राचीन कुएं के आसपास का इलाका कीचड़ से भरा था और कुएं के पास कई पैरों के निशान थे जो दर्शाते थे कि सुराग नष्ट हो गए थे। इसके अलावा 5 दिन बीत चुके थे और लोगों के लगातार आने जाने से दृश्य बिगड़ गया था, जिससे ये यांग के लिए यह और भी मुश्किल हो गया था। ये यांग ने अपना सिर नीचे कर लिया। प्राचीन कुआं बड़ा नहीं था, लगभग 50 सेंटीमीटर चौड़ा, इसलिए हान चेंग को जबरदस्ती उसमें गिराया गया होगा। इससे पता चलता है कि वह कोई पुरुष था, क्योंकि एक महिला में शायद इतनी ताकत नहीं होती कि वह किसी लाश को कुएं में फेंक सके। जब किसी लाश को उठाकर प्राचीन कुएं में फेंका जाता है तो उसका वजन बढ़ जाता है। जमीन पर सबसे गहरे पैरों के निशानों की जांच करके हम हत्यारे के पैरों के निशान का पता लगा सकते हैं। ये कहते हुए ये यांग और हान याओयाओ दोनों ने अपने सिर नीचे कर लिए, और निश्चित रूप से उन्हें प्राचीन कुएं के पास 2 असामान्य रूप से गहरे पैरों के निशान मिले। इस पर ये यांग और हान याओयाओ ने एक दूसरे को देखा। पैरों के निशानों से ये स्पष्ट रूप से किसी पुरुष के थे और उनका आकार हान फैंग के पैरों के निशानों से काफी मिलता जुलता था। क्या ये हत्यारे के पैरों के निशान हैं? हान याओयाओ ने पूछा। मुझे लगता है कि यह बहुत मुमकिन है। फिलहाल जानकारी का खुलासा नहीं करते, पर्याप्त सबूत इकट्ठा करने के बाद ही कोई फैसला लेंगे। इस बिंदु पर सुराग हान फैंग की ओर इशारा कर रहा था। आखिरकार हान बुआंग के दुबले पतले शरीर को देखते हुए कोई सामान्य व्यक्ति पैदल चलते हुए इतने गहरे पैरों के निशान नहीं छोड़ सकता था। क्या ये निशान हान फैंग के हो सकते हैं? क्या उसने हान चेंग को मार डाला, फिर उसे उस प्राचीन कुएं के पास ले जाकर डूबने का नाटक करते हुए उसमें फेंक दिया? हान याओयाओ ने विश्लेषण करते हुए भौहें चढ़ाईं। ये यांग ने थोड़ा सिर हिलाया, लेकिन उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं, क्योंकि ये यांग ने पाया कि यह पदचिह्न दूसरे पदचिह्नों पर बना था। सावधान ये यांग ने पाया कि इसके नीचे एक और पदचिह्न छिपा था। उस पदचिह्न की बात करें तो गौर से देखने पर पता चला कि वह किसी महिला का था। इससे और भी सवाल उठे। हान बुआंग को पहले मारकर यहाँ लाया गया होगा और फिर उसके शव को उस प्राचीन कुएं में फेंक दिया गया होगा। लेकिन महिला के पदचिह्न स्पष्ट रूप से कीचड़ में नहीं धंसे थे, वह किसी सामान्य सैर जैसा लग रहा था। क्या कोई यहाँ पानी भरने आया था? लेकिन ये यांग ने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। ये कुआं शायद कई सालों से खाली पड़ा था, आसपास का इलाका काई से ढका हुआ था, जिससे साफ पता चल रहा था कि अब इसका इस्तेमाल नहीं होता। याओयाओ, क्या आजकल भी कोई इस प्राचीन कुएं का इस्तेमाल करता है? ये यांग ने हार मानने से थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। इस प्राचीन कुएं में कभी किसी की मौत हुई थी। एक नौकर पानी भरते समय गलती से फिसलकर कुएं में गिर गया और अंततः अंदर ही मर गया। इससे प्राचीन कुआं दूषित हो गया और कोई भी उसका उपयोग नहीं करता था। हान याओयाओ की बातें सुनकर ये यांग ने सिर हिलाया और आगे कुछ नहीं बोला। इस समय 3 सवाल हैं। पहला, हान फैंग जरूर यहाँ रहा होगा और उसने एक धंसा हुआ पदचिह्न छोड़ा होगा क्योंकि वह कुछ ऐसा पकड़े हुए था जिससे उसका वजन बढ़ गया था। दूसरा, हान फैंग के आने से पहले एक महिला उस प्राचीन कुएं पर गई थी और उसके पदचिह्न बिल्कुल ताज़ा थे, जाहिर है कि आधे महीने पहले नहीं छोड़े गए थे। ये प्राचीन कुआं एक ऐसी जगह थी जहां लोगों की मृत्यु हुई थी, जिससे ये बहुत अशुभ था, इसलिए आमतौर पर कोई भी पानी भरने या वहां से गुजरने नहीं आता था। वह महिला क्यों आई थी? तीसरा सवाल यह है कि ये यांग को हान चेंग के मुंह से एक संदिग्ध फूलों की खुशबू आ रही थी। इसलिए हान चेंग की मृत्यु को समझने के लिए इन रहस्यों को एक एक करके सुलझाना होगा। याओयाओ, क्या तुम मुझे हान फैंग और हान नियर से एक जोड़ी जूतों के निशान लाने में मदद कर सकती हो? ये यांग की बातें सुनकर हान याओयाओ ने तुरंत कहा कि कोई बात नहीं, और फिर वह मुड़कर चली गई। अगरबत्ती जलने में जितना समय लगता है उतने ही समय में वह 2 जोड़ी जूते लेकर लौट आए। रात्रि वरिष्ठ, मैं इन्हें ले आया हूँ, हान याओयाओ ने थोड़ी सांस फूलते हुए कहा और दोनों जोड़ी जूते ये यांग को दे दिए। ये यांग ने जूते लेते हुए कहा, तुमने बहुत मेहनत की है। फिर ये यांग ने तुलना करने के लिए हान फैंग के जूते उठाए और वे बिल्कुल मेल खा रहे थे।
ये देखकर हान याओयाओ के चेहरे पर एक भाव जम गया। क्या हान फैंग सचमुच हान चेंग का हत्यारा हो सकता है? वे भाई हैं, वह ऐसा कैसे कर सकता है? हान याओयाओ ने अपना छोटा सा मुंह ढक लिया और सिसकने लगी। फिर ये यांग ने तुलना करने के लिए हान नियर के जूते निकाले, लेकिन नतीजा अप्रत्याशित था। वे मेल नहीं खा रहे थे। पैरों का निशान थोड़ा बड़ा था और ये यांग को तुरंत सिर दर्द होने लगा। हान नियर का शक तुरंत खारिज हो गया। तो ये किसका पैर का निशान है? फिर ये यांग ने चुपके से हान याओयाओ की तरफ देखा, अपनी परिधीय दृष्टि से मोटे तौर पर तुलना की और पाया कि यह उसका भी नहीं था। हान याओयाओ के पैर बहुत छोटे हैं, लेकिन ये पैर साफ तौर पर थोड़ा बड़ा था। आज के लिए बस इतना ही। मुझे लगता है देर हो रही है। हम कल फिर से शुरू करेंगे। ये यांग खड़े हुए और मिस हान याओयाओ से कहा। हान याओयाओ जाने से पहले ये यांग के साथ उनके आवास तक गए। दरवाज़ा खोलकर अंदर आते हुए जू झेंगक्सू दौड़कर आया। मालिक, क्या हुआ? मालकिन बहुत चिंतित लग रही हैं। जू झेंगक्सू उसे सारा दिन मालकिन कहता रहा और ये यांग पहले से ही इसे सुनना था, इसलिए उसने उसे जाने दिया। आज रात तुम मेरे साथ एक जगह चलोगे। एक फावड़ा और एक छोटा चाकू तैयार रखना। उन्हें तेज रखना और किसी को पता न चलने देना। मैं तुम्हें तैयार होने का समय दूंगा। हम चाव के समय प्रस्थान करेंगे। ये यांग ने जू झेंगक्सू से फुसफुसाते हुए कहा, फिर अपने कमरे में चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। वह एक बार अनुकरण करके देखना चाहता था कि क्या उसे कोई सुराग मिल सकता है, और यह भी कि क्या ये स्थिति उसके लिए कोई घातक आपदा लाएगी। 15 साल की उम्र में आप हान चेंग की मौत की जांच करने हान परिवार के पास आए थे। 2 दिन बाद आपको कुछ पता चला और आपका दिल तेजी से धड़क रहा था और आपने तय किया कि पहले भाग जाना ही बेहतर होगा। आप अलविदा कहे बिना ही वहां से शाही शहर भाग गए। नतीजतन एक रहस्यमय बच्चे ने आपको एक ही हथेली के वार से गंभीर रूप से घायल कर दिया। सौभाग्य से आपने तुरंत प्रतिक्रिया दी और वन स्टेप अवे का इस्तेमाल करके तुरंत बच निकले। 16 साल की उम्र में नोंगयू ने आपको ढूंढ निकाला और एक ही भाले के वार से आपकी मौत हो गई। 16 साल की उम्र में आपकी मृत्यु हो गई। हे भगवान! ये यांग पूरी तरह से अवाक रह गया। ऐसी कौन सी भयानक घटना घटी थी जिसने उसे 16 साल से ज्यादा जीने से रोक दिया? और उस बच्चे का क्या हुआ जो अचानक प्रकट हुआ? उसने उसे एक ही हथेली के वार से गंभीर रूप से घायल कर दिया। क्या शाही राजवंश में बच्चे भी इतने ताकतवर होते हैं? ये यांग को थोड़ा अविश्वास हुआ। सिमुलेशन खत्म हो गया। आप इनमें से एक रख सकते हैं। पहला, 15 साल का राज्य। दूसरा, 15 साल की साधना विधि। तीसरा, 16 साल की जीवन स्मृति। ये यांग ने तुरंत तीसरा विकल्प चुना और उसके मन में स्मृति का एक खंड उभर आया। ये यांग को तुरंत ये याद आ गया और तुरंत उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उस स्मृति से उसे पता चला कि अपनी जांच पड़ताल के जरिए उसने आखिरकार एक आश्चर्यजनक रहस्य का पता लगा लिया था। ऐसा लग रहा था कि हान चेंग की मौत किसी एक व्यक्ति का काम नहीं थी। ये पता चलने पर वह तुरंत हान परिवार से भाग गया और शाही शहर में ही उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही ये यांग को झटका लगा, जू झेंगक्सू ने 2 फावड़े और एक तेज छोटा चाकू खरीदा और अंदर चला गया। गुरुजी, मैंने आपकी मांगी हर चीज़ तैयार कर ली है। क्या अब हमारे चलने का समय हो गया है? जू झेंगक्सू ने उत्साह से कहा। वह कई दिनों से इस विशाल हवेली में बंद था। हान याओयाओ के चले जाने के बाद उसके पास बात करने के लिए भी कोई नहीं था। अब जबकि उसका मालिक कुछ करना चाहता था, वह पहले से ही बहुत खुश था। चलो चलें, ये यांग ने बिना कुछ कहे एक ही वाक्य कहा और जू झेंगक्सू को वहां ले गया। गुरुजी, हम कहाँ जा रहे हैं? हम एक कब्र खोदने जा रहे हैं, ये यांग ने मुस्कुराते हुए कहा। जू झेंगक्सू का कंधा पकड़ा और एक्सट्रीमली इजेड स्पीड मेथड का इस्तेमाल करके तुरंत हायरिंग सिटी से निकल गया। बादलों के पीछे से चांद निकला, बिखरी हुई चांदनी बिखेर रहा था। दूर एक कौवा लगातार आवाज लगा रहा था। दूर डिकैपिटेशन माउंटेन नाम का एक पहाड़ बहुत उदास दिखाई दे रहा था, मानो वहां कोई इंसान का सिर खड़ा हो। ठंडी चांदनी में बेहद भयानक लग रहा था। दोनों डिकैपिटेशन माउंटेन पहुंचे। पहाड़ के आधे रास्ते पर एक नई कब्र दिखाई दी। यहाँ की फेंग शुई बहुत अच्छी थी। सामने हरे भरे पहाड़ और साफ पानी और पीछे माउंट ताई इसे यिन निवास के लिए एक आदर्श स्थान बनाते थे। ये यांग ऊपर गए। मकबरा बहुत भव्यता से बनाया गया था, शायद एक साधारण परिवार के निवास से भी ज्यादा आलीशान। अगर कोई ध्यान से न देखे तो उसे लग सकता है कि यह कोई महल है जो 300 मीटर से भी ज्यादा क्षेत्रफल में फैला है। यहाँ तक कि समाधि का पत्थर भी उच्च स्तरीय क्रिस्टल से गढ़ा गया था और उसके चारों ओर कई आध्यात्मिक वृक्ष लगाए गए थे, जिससे वह जगह आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर थी। गुरुजी, आप हान परिवार के नगर स्वामी हान बादाओ की कब्र खोदने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? अगर हम खोज लिए गए तो हमारा अंत हो जाएगा। जू झेंगक्सू ने डर के मारे अपनी गर्दन थोड़ी सी कोड़ ली और फुसफुसाया। तुम्हें किस बात का डर है? मेरे यहाँ होने पर क्या तुम्हें अपनी जान जाने का डर है?
ये यांग ने उसे घूरा, फिर फावड़ा लिया, कब्र पर कूद गया और खुदाई शुरू कर दी। फावड़ा ये यांग के भाले के इरादे से घिरा हुआ था और हर बार खोदने पर बनी हुई पत्थर की दीवार टोफू की तरह खोदी जा रही थी। ये देखकर जू झेंगक्सू भी खुदाई दल में शामिल हो गया। अगरबत्ती जलने में जितना समय लगता है, उतनी देर बाद कब्र के ऊपर एक गड्ढा खोदा गया और ये यांग तुरंत उसमें कूद गया। अंदर हान बा दाव के ताबूत के सामने ढेर सारे खजाने रखे थे जो आधा मीटर ऊंचे थे। इन खजानों में से कोई भी अगर निकाल लिया जाए तो अनमोल होगा। ये यांग आगे बढ़ा और उसने उन सभी को अपने कियानकुन बैग में डाल दिया। ये पैसा उसकी ताकत को काफ़ी बढ़ाने के लिए काफ़ी था। हालांकि इन खजानों का इस्तेमाल हियरिंग सिटी छोड़ने के बाद ही किया जा सकता था, वरना अगर कब्र खोदने की बात लीक हो जाती तो उसकी पहचान हो जाती। खजाने लूटने के बाद ये यांग ने आखिरकार मुख्य काम शुरू किया। उसने शू झेंगक्सू को हान बा दाव के ताबूत को एक तरफ धकेलने के लिए कहा। फिर ये यांग ने छोटा चाकू निकाला और ऊपर चला गया। हान बा दाव बुरा लग रहा था और उसके चेहरे पर दर्द था। जाहिर था कि मौत से पहले उसे बहुत बीमारी हुई थी। इतना ताकतवर इंसान भी अपनी जिंदगी की थकावट से बच नहीं सकता। ये यांग अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। फिर ये यांग ने हान बा दाव का ऊपरी वस्त्र उतारा और छोटे चाकू से उसका पेट चीर दिया। तुरंत ही एक दुर्गंध फैली। क्या कर रहे हो गुरु? बहुत बदबू आ रही है। जू झेंगक्सू तुरंत इस गंध को सहन नहीं कर सका, ताबूत से बाहर कूद गया और दूर चला गया। ये यांग ने अपने हाथ से हान बा दाव की आंतें निकाली और फिर उन्हें चाकू से चीर दिया। तुरंत ही बिना पचा हुआ खाना बाहर टपकने लगा और एक दुर्गंध ने पूरे छोटे मकबरे को घेर लिया, जिससे जू झेंगक्सू को उल्टी आ गई। ये यांग ने उसे लिया और अपनी नाक से सूंघा और उसकी भौहें तुरंत उठ गईं, क्योंकि आंतों में दुर्गंध के अलावा एक हल्की फूलों की खुशबू भी थी। ये यांग इस फूलों की खुशबू को अच्छी तरह जानता था। अनुकरण के दौरान जब उसने हान याओयाओ से शादी की तो उसने उसके कमरे में यह फूल देखा। इसे आत्मा विच्छेदन फूल कहा जाता था। आत्मा विच्छेदक फूल खिलने तक हानिरहित होता है। एक बार खिलने के बाद इसकी पंखुड़ियों में एक सूक्ष्म विष होता है। जो लोग इसे खाते हैं उनके अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। अक्सर सिर्फ एक पंखुड़ी ही 1 साल के भीतर उनकी अचानक अनजाने में हुई मौत का कारण बन जाती है। और हान बा दाव के पेट में वास्तव में यह फूल था। ये यांग ये सोचकर चौंक गया। हान याओयाओ ने 1 साल पहले चुपके से हान बा दाव को आत्मा विच्छेदक फूल खिलाया था, फिर एक बाहरी मिशन पर चली गई ताकि अगर कुछ हुआ तो वह साबित कर सके कि वह उस जगह पर नहीं थी। क्या शानदार योजना है। इस बात की पुष्टि करने के बाद ये यांग जू झेंगक्सू को साथ लेकर कब्र से बाहर कूद गई। दोनों ने कब्र को उसकी मूल स्थिति में बहाल किया और उस पर मिट्टी की एक परत बिछा दी। अचानक एक काले कपड़े पहने व्यक्ति ने ये यांग का रास्ता रोक लिया। महामहिम, हान परिवार के मुखिया का अभी अभी निधन हुआ है और आप उनकी कब्र लूट रहे हैं। क्या यह अनुचित नहीं है? ये व्यक्ति हान परिवार द्वारा छोड़ा गया कब्र रक्षक था, जो एक अंतिम चरण का 6 चक्र मानव लोक विशेषज्ञ था। ये यांग उसके साथ शब्दों का दुरुपयोग करने में बहुत आलसी था। उसने एक शब्द बिजली मारक शक्ति का प्रयोग किया और पलक झपकने से भी तेज एक ही भाले के वार से उसे मार गिराया। जैसे ही आत्मा शिशु भाला प्रतिद्वंद्वी के शरीर में घुसा, ये यांग अचानक घबरा गया। जासूसी किए जाने का एहसास फिर से लौट आया। आत्मा शिशु भाला निकालने के बाद जासूसी किए जाने का एहसास धीरे धीरे गायब हो गया। कौन है? बाहर आओ। ये यांग ने चारों ओर देखा और चिल्लाया, लेकिन जू झेंगक्सू के अलावा वहां कोई और नहीं था। गुरु, यहाँ कोई नहीं है। चलो जल्दी चलते हैं। जू झेंगक्सू इस समय बहुत डर गया था। उसे डर था कि कहीं उनकी कब्र लूट की बात पता न चल जाए, और ये यांग की अचानक हरकतों से भी वह चौंक गया था। हालांकि ये यांग ने अभी अभी साफ महसूस किया था कि कोई उस पर नजर रख रहा है, जिससे वह सतर्क हो गया था। क्या कोई शक्तिशाली प्राणी मुझे परछाई से देख रहा है? ये यांग ने मन ही मन सोचा, लेकिन फिर उसने इस विचार को खारिज कर दिया, क्योंकि वह एहसास बिल्कुल उसके अपने शरीर के भीतर से आ रहा था, मानो कोई उसके शरीर में परजीवी बनकर उसके रहस्यों पर जासूसी कर रहा हो। लेकिन उसके दादा ने जल्दी से उसके पूरे शरीर की जांच की और उसे ऐसा कोई एहसास नहीं हुआ। कुछ देर सोचने के बाद ये यांग की आंखें सिकुड़ गईं। उसने देखा कि हर बार जब वह किसी को मारता था तो उसे जासूसी का एहसास होता था। बस वह पहले इतना कमज़ोर था कि उसे इसका एहसास नहीं हो पाता था, लेकिन अब जब वह 7 चक्र मानव लोक में प्रवेश कर चुका था तो उसे यह एहसास होते ही साफ महसूस हो गया। आखिर मेरे शरीर में ये परजीवी चीज़ क्या है? ये यांग को अपने शरीर के भीतर एक अदृश्य खतरा छिपा हुआ महसूस हुआ, लेकिन उसने अपने शरीर की कितनी भी जांच की, उसे वह नहीं मिला। जू झेंगक्सू ने कब्र के रखवाले के शरीर को संभाला तो आसमान में रोशनी होने लगी। पहले वापस चलते हैं। ये यांग ने झट से जू झेंगक्सू का कंधा पकड़ा और एक ऐसा कदम उठाया जिससे जमीन 1 इंच तक दब गई और एक ही कदम में अपने घर लौट गया।
जैसे ही ये यांग पहुंचा, दूर ब्रोकन हेड माउंटेन के पीछे से एक लाल सूरज धीरे धीरे उगाया। जल्दी से नहाकर और खून से सने कपड़े बदलकर ये यांग मुख्य द्वार से बाहर चला गया। वह सीधे हान चेंग के बर्फ के ताबूत के पास गया, ढक्कन खोला और हान चेंग का ऊपरी वस्त्र उतार दिया। फिर उसने एक छोटे चाकू से हान चेंग का पेट चीरकर पेट निकाला और उसे अंदर आत्मा विच्छेदक फूल की खुशबू आ रही थी। हालांकि कोई पंखुड़ियां नहीं मिलीं। जिज्ञासावश ये यांग ने हान चेंग की आंतें चीर दी और अंदर चाय जैसा मलबा पाया। ये यांग को तुरंत सच्चाई पता चल गई। किसी ने चाय की पत्तियों में आत्मा विच्छेदन करने वाले फूल की पंखुड़ियां डालकर हान चेंग के लिए चाय बनाई थी, जिससे उसे जहर हो गया। इसके अलावा चाय की पत्तियों में कम से कम 2 आत्मा विच्छेदन करने वाले फूल की पंखुड़ियां डाली गईं, जिससे जहर और तेज हो गया, जिससे हान चेंग की जान एक ही दिन में जा सकती थी। तभी अचानक दरवाज़ा खुला और एक युवक गुस्से से अंदर आया और ये यांग को धक्का देकर दूर धकेल दिया। तुम क्या कर रहे हो? हान चेंग मर चुका है और तुम उसके शरीर को भी अकेला नहीं छोड़ोगे। ये सुनकर ये यांग की निगाहें ठंडी पड़ गईं। क्या हान चेंग की मौत का तुमसे कोई लेना देना है? इस समय कमरे में सिर्फ वे दोनों ही बचे थे, इसलिए ये यांग ने कुछ नहीं छिपाया और सीधे पूछ लिया। हालांकि हान फैंग ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सावधानी से हान चेंग की कटी हुई आंतों को वापस उसके पेट में डाल दिया, फिर उसे कपड़े पहनाए और ताबूत का ढक्कन बंद कर दिया। अरे, अगर मैं तुम्हें बता दूं तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? हान फैंग ने थोड़ी हंसी मजाक के साथ कहा, उसका स्वर घृणा से भरा हुआ था। मुझे वह सब बताओ जो तुम जानते हो। मैं तुम्हें गलत नहीं कहूंगा जब तक तुम मुझे बताने को तैयार हो, ये यांग ने धीरे से हान फैंग की आंखों में सीधे देखते हुए कहा। कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखने के बाद हान फैंग को ये यांग की आंखों में ईमानदारी नजर आई। उसने एक पल सोचा और फिर सिर हिला दिया। मुझे नहीं पता कि हान चेंग की मौत किसने की। मुझे बस उस दिन पता है जब मैं उस पुराने कुएं के पास से गुजर रहा था और मुझे जोर की छपाक सुनाई दी। मैं देखने के लिए दौड़ा। पहले तो मुझे लगा कि कोई गिर गया है, इसलिए मैं जल्दी से नीचे कूद गया और उसे बचा लिया। लेकिन जब मैं उसे ऊपर ले गया तो पता चला कि वह असल में हान चेंग था और उसकी जान जा चुकी थी। इस पर हान फैंग रुका, फिर ये यांग की तरफ देखा और बोला, मुझे डर था कि कहीं कोई देख न ले और मुझे अपने छोटे भाई की हत्या करने का इल्ज़ाम न लगा ले, इसलिए मैंने उसे उठाकर वापस कुएं में फेंक दिया और फिर भाग गया। मुझे लगता है कि तुम्हें पता होगा कि हम भाई बहन नगर प्रभु के पद को लेकर आपस में झगड़ते रहे हैं, यहाँ तक कि हम गुप्त रूप से चालें और चालें भी चलते रहे हैं। अगर मुझे देख लिया जाता तो मैं हान चेंग की हत्या के इल्ज़ाम से बच नहीं पाता। ये यांग पूरे समय चुपचाप सुनता रहा। जब से उसने नाइट मून युवान सागर प्राप्त किया था, वह दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को महसूस कर सकता था और हान फैंग की भावनाएं जब वह बोलता था तो उसकी कही गई बातों से मेल खाती थीं, बिना किसी बदलाव या असंगति के। इसलिए हान फैंग ने जो कहा वह बहुत हद तक सच था। ऐसे में हान चेंग की मौत का शक उस महिला के पैरों के निशान पर था। मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास है, हान फैंग। अब सब ठीक है, मैं हान चेंग की मौत का कारण सबको बताऊंगा। हान फैंग के चेहरे पर कुछ हैरानी थी। ये यांग ने बिना कोई और सवाल पूछे उसकी बात पर यकीन कर लिया और ये यांग की नज़र में वह झूठ नहीं बोल रहा था। हान फैंग, बाद में लाश किसने पाए? ये यांग की बातें सुनकर उसने एक पल सोचा और फिर कहा, वह हान बिंग बिंग थी। ये नाम सुनकर ये यांग ने कुछ देर सोच में सिर झुका लिया, फिर हाथ हिलाया। ठीक है, पहले तुम अपना काम करो। ये यांग ने हान फैंग को जल्दी से विदा कर दिया और खुद चुपचाप सोचने के लिए अकेला छोड़ दिया। मुझ पर विश्वास करने के लिए शुक्रिया, ये यांग। अगर तुम्हें कभी मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना। ये कहकर हान फैंग ने कृतज्ञता से ये यांग की ओर देखा, फिर बर्फ के ताबूत में हान चेंग की ओर देखा और चला गया। अब ये यांग का सिर और बड़ा होता जा रहा था। हान बिंग बिंग इसमें कैसे शामिल हो गई? इस हान बिंग बिंग को ज़रूर कोई समस्या थी, वरना वह वहां से गुजरकर कुएं में लाश क्यों देखती? ये यांग तुरंत वहां से निकलकर हान बिंग बिंग के आंगन में चला गया। हान बिंग बिंग का आंगन अपेक्षाकृत सादा था, जिसमें ज्यादा दिखावटी सजावट नहीं थी। बगीचे में कुछ चट्टानी चट्टानें और एक साफ उथली झील थी जिसमें बस कुछ मछलियां और कमल के फूल थे। उसके महल में कोई नौकर नहीं था, विशाल निवास में केवल हान बिंग बिंग ही रहती थी। अंदर जाते हुए ये यांग ने हान बिंग बिंग को लाल रंग की जालीदार पोशाक पहने देखा। उसकी पतली गोरी टांगें हल्के से दिखाई दे रही थीं। वह आंगन के बीचों बीच मंडप में एक हंस गर्दन वाली कुर्सी पर लेटी हुई थी। वह इस समय आराम कर रही थी, उसकी आंखें ध्यान में मग्न थीं। उसे ये यांग के आने का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वह 1.8 मीटर लंबी थी और सौंदर्य सूची में 8वें स्थान पर होने के कारण उसकी सुंदरता और छरहरी काया एक परिपक्व महिला की आदर्श शैली का निर्माण करती थी। ये यांग कुछ ही दूरी पर खड़ी थी, चुपचाप इस दुर्लभ दृश्य को देख रही थी। अभी आधा अगरबत्ती ही बीता था कि हान बिंग बिंग को अचानक लगा कि कोई उसे देख रहा है।
उसने तुरंत आंखें खोली और देखा कि उसके आंगन में एक आदमी खड़ा है। वह सावधानी से खड़ी हो गई, युद्ध के लिए तैयार। डरो मत, मैं हूँ ये यांग, उसने जल्दी से कहा और फिर धीरे धीरे मंडप में चला गया। तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम हान चेंग की मौत की जांच करने नहीं गए थे? तुम्हें मेरे पास आने की फुर्सत कैसे मिली? मेरे पास तुम्हारा मनोरंजन करने के लिए चाय नहीं है, हान बिंगबिंग ने उपेक्षा भरे स्वर में कहा। हान बिंगबिंग की बातें सुनकर ये यांग मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। मैं तुम्हारी चाय पीने की हिम्मत नहीं करूंगी, वरना अगर मैं हान चेंग के नक्शे कदम पर चल पड़ी तो क्या होगा? जैसे ही ये यांग ने बोलना समाप्त किया, हान बिंगबिंग के हाव भाव बदल गए, फिर उसने उसे छिपा लिया। तुम्हारा क्या मतलब है? ये कहते हुए हान बिंगबिंग ने धीरे से अपना हाथ पीछे की ओर बढ़ाया और अपने कियानकुन बैग से एक हथियार निकालने की कोशिश की। क्या हान चेंग की मृत्यु से एक दिन पहले वह यहाँ आया था और तुम्हारे साथ एक कप चाय पी थी? ये यांग के हाव भाव बदल गए और उसने ठंडे स्वर में पूछा। नहीं, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। हान चेंग यहाँ कभी नहीं आया। मेरे घर में घुसने की तुम्हारी हिम्मत मौत को दावत देने के बराबर है। ये कहते ही हान बिंगबिंग ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और एक चाबुक ये यांग पर टूट पड़ा। यह एक दिव्य कलाकृति थी जिसे अस्थि विच्छेदन चाबुक कहा जाता है। अगर इसे मारा जाता तो अच्छी से अच्छी स्थिति में हड्डियां टूट जाती और बुरी स्थिति में तुरंत मौत हो जाती। हालांकि हान बिंगबिंग केवल 5 चक्रों वाले मानव लोक में थी, जबकि ये यांग अत्यंत सरल गतिविधि से युक्त 7 चक्रों वाले मानव लोक के साधक के रूप में इतनी तेज थी कि हान बिंगबिंग मुश्किल से ही प्रतिक्रिया दे पाती। हड्डी नोचने वाले चाबुक ने ये यांग को मारा, जिससे उसकी कमर तुरंत 2 टुकड़ों में बढ़ गई। जैसे ही हान बिंगबिंग ने तिरस्कार दिखाया, उसे एहसास हुआ कि जिस ये यांग पर वार किया गया था वह तो बस एक परछाई थी। उसका असली शरीर हान बिंगबिंग के पीछे उसकी नज़र के बिना ही प्रकट हो चुका था। ये यांग ने अपनी बाह हान बिंगबिंग की पतली कमर पर लपेटी और अपनी हथेली से उसकी पीठ पर जोर से वार किया, जिससे हान बिंगबिंग तुरंत ही निश्चल हो गई। हान बिंगबिंग के पूरे शरीर में एक तेज दर्द फैल गया, जिससे उसके गालों से मोतियों की तरह ठंडा पसीना बहने लगा। इसके अलावा उसे खड़े होने में भी मुश्किल हो रही थी। वह बस जमीन पर लेटकर दांत पीसते हुए और ये यांग को देखते हुए ही रह पा रही थी। ये यांग तुरंत हान बिंगबिंग के कमरे में दाखिल हुआ और थोड़ी देर बाद वह एक चाय का डिब्बा और एक आत्मा विच्छेदन फूल लेकर बाहर आया। उसने ये फूल उसके सामने फेंके, फिर हान बिंगबिंग के भरे हुए नितंबों पर बैठ गया। चंचल भाव से उसने कहा, अगर मेरा अंदाजा सही है तो तुम मिस हान याओ याओ के कमरे में गए थे और वहां तुम्हें कई आत्मा विच्छेदक फूल मिले थे, इसलिए तुम चुपके से एक फूल घर ले गए। तुमने हान चेंग को धोखे से बुलाकर उसके लिए एक कप चाय बनाई, जिसमें 2 आत्मा विच्छेदक फूल की पंखुड़ियां मिला दी। आत्मा विच्छेदक फूल का असर अगले दिन ही दिखाई देता है, इसलिए तुम अगली सुबह जल्दी ही मिस हान याओ याओ के साथ खेलने चले गए ताकि कोई बहाना बना सके। लेकिन रास्ते में तुमने हान चेंग को जहर खाकर कुएं के पास खेलते देखा। इस डर से कि कहीं उसे देख न लिया जाए और आपातकालीन उपचार के लिए न भेज दिया जाए, क्योंकि आत्मा विच्छेदक फूल के जहर का इलाज आसान है, तुम वहां गए और उसे कुएं में धकेल दिया, फिर चले गए। क्या ये सही है? ये यांग की बातें सुनकर हान बिंगबिंग के चेहरे पर डर के भाव उभर आए। तुम्हें क्या चाहिए? बस इसी पल हान बिंगबिंग के चेहरे पर डर के भाव उभर आए। जियोडुआन वापस आ जाएगा और तुम मर जाओगी, ये यांग। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम हान परिवार के मामलों में दखल न दो। हान बिंगबिंग ने जियोडुआन के जरिए ये यांग को डराने की कोशिश की, क्योंकि जियोडुआन एक शक्तिशाली हत्यारे के रूप में हर कोई खौफ से बात करता था। हा, ये यांग खुद को रोक नहीं पाए और जोर से हंस पड़ी। उसने हान बिंगबिंग के लचीले नितंबों पर थपथपाते हुए हंसा। इससे उसे शर्म भी आई और गुस्सा भी। तुम किस बात पर हंस रही हो? हट जाओ मेरे ऊपर से। तुम तो पहले से ही अकेली हो। सच कहूं तो जियोडुआन को मैंने पहले ही मार डाला है। उसका बटरफ्लाई नाइफ बहुत अच्छा है और मैंने उसे मिस हान याओ याओ को दे दिया है। ये यांग की बातें सुनकर हान बिंगबिंग की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। जियोडुआन ही उसका सबसे बड़ा भरोसा था और उसकी मौत की खबर सुनकर हान बिंगबिंग को यकीन नहीं हुआ। दरअसल उसने पहले ही इस बारे में सोच लिया था, लेकिन फिर भी उसने खुद को धोखा देने और इस पर विश्वास न करने का फैसला किया। वह यह मानने के बजाय कि जियोडुआन खो गया है या घायल हो गया है और अस्थायी रूप से वापस नहीं आ सकता, यह मानना पसंद करेगी कि वह मर गया है। क्योंकि अगर जियोडुआन मर जाता तो वह नगर प्रभु का पद हथियाने का अपना तुरुप का पत्ता खो देती। अब अगर मैं ये खबर लीक कर दूं कि तुमने हान चेंग को जहर देकर मार डाला तो तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जियोडुआन के बिना तुम एक बच्चे की तरह हो। हान परिवार के नियमों के अनुसार भाई बहनों को मारने का नतीजा 5 घोड़ों द्वारा चीर फाड़ दिया जाना होगा। इस समय हान बिंगबिंग के दिल में डर की भावना जाग उठी। साथ ही वह हैरान थी कि ये यांग को उनके हान परिवार के नियम भी इतनी अच्छी तरह पता थे। ये यांग को हान बिंगबिंग के नितंबों से कंपन महसूस हो रहा था, जिससे ये यांग के मुंह के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए।
मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हें परिवार के मुखिया का पद दे सकता हूँ, और मैं तुम्हारे द्वारा हान चेंग की हत्या के मामले को साफ साफ निपटा दूंगा, ये यांग ने कहा। फिर उठकर हान बिंगबिंग को जमीन से उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। ये यांग ने मुस्कुराते हुए हान बिंगबिंग को देखा, मुस्कुराया पर बोला नहीं। तो तुम्हारी शर्तें क्या हैं? मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, और मेरी शर्त बहुत साधारण है, बस एक ही, ये यांग ने कहा। फिर एक शरारती मुस्कान बिखेरी। क्या हम? हान बिंगबिंग ने अभी अपना मुंह खोला ही था कि ये यांग ने उसे अपने मुंह से ढक लिया, फिर उसे चूमने लगा। ये यांग ने चुपके से अपने मुंह से एक छोटी सी गोली हान बिंगबिंग के गले में डाल दी। यह एक स्प्लिट बॉडी पिल थी, वही गोली जो ये 13 ने उसे नाइट फैमिली विलेज में निगलवाई थी। ये यांग ने विलेज प्रोटेक्शन यूनिट में शामिल होने के बाद इनमें से कुछ गोलियां ली थीं। जब तक दूसरा पक्ष स्प्लिट बॉडी पिल निगलता रहेगा, तब तक उनकी जान उसके हाथों में रहेगी। दूसरा पक्ष चाहे कहीं भी भाग जाए, उसके एक विचार से ही उसका शरीर टुकड़े टुकड़े होकर मर सकता था। ये सब चुपके से करने के बाद ये यांग ने अपना मुंह खोला और हान बिंगबिंग की ओर देखा। इस समय हान बिंगबिंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया था, उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया था, और वह थोड़ी सी हाँफ रही थी। वह ये यांग की मांग पहले से ही जानती थी, ये उसका शरीर था। हान बिंगबिंग के कुछ बोलने से पहले ही ये यांग ने उसे गोद में उठा लिया और कमरे की ओर चल दिया, फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। बसंत की हवा चली और आड़ू की पंखुड़ियां आसमान में उड़ गईं, जिनकी खुशबू पूरे हायरिंग सिटी में फैल गई। हेरिंग सिटी इस समय लोगों से भरी हुई थी। कई लोगों ने शिकायत की कि उन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जिससे भाड़े के मिशन पूरे करने की उनकी क्षमता प्रभावित हुई है, जिसके परिणामस्वरूप उन पर जुर्माना लगाया गया। नगर द्वार के ऊपर एक धनुर्धर और एक भलाधारी ने भीड़ की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे विचार से नगर स्वामी की मृत्यु के बाद हान परिवार के बच्चों में से कौन नगर स्वामी बनेगा? मुझे लगता है कि उनके भाई बहन जरूर बहुत खून खराबा करेंगे, और अंत में नगर स्वामी का पद केवल एक को ही मिलेगा। जहां तक किसका सवाल है, मुझे लगता है कि हान गुआंग के होने की संभावना सबसे ज्यादा है। आखिरकार उसे प्रथम राजकुमार का समर्थन प्राप्त है। मुझे लगता है कि वह मिस हान याओ याओ हैं। उन्हें एक प्रतिभाशाली महिला माना जाता है, न केवल सुंदर बल्कि असाधारण रूप से बुद्धिमान भी। इसके अलावा अगर वह नगर स्वामी बन जाती हैं, तो हम शांति से रह सकते हैं। अगर हान गुआंग किराए पर लेने वाले नगर स्वामी बन जाते हैं, तो शायद हमें सीमा पर हमला करने के लिए जुटाया जाएगा, जो विनाशकारी होगा, क्योंकि प्रथम राजकुमार एक युद्ध प्रेमी है। ये सुनकर उसके बगल में बैठे धनुर्धर ने हल्की सी आह भरी। ठीक है, चलो अपना अपना काम करते हैं। हान परिवार में से कौन नगर स्वामी बनेगा, ये हम जैसे छोटे लोग तय नहीं कर सकते। शहर के नीचे कई व्यापारी और भाड़े के सैनिक पहले से ही इकट्ठा हो चुके थे। वे सभी शहर के द्वार खुलने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उनमें से प्रत्येक कई दिनों से कैद था, जिससे उनके अपने अपने हित प्रभावित हुए थे। आखिर हुआ क्या कि हमें यहाँ रखा जा रहा है और बाहर जाने की इजाज़त नहीं है? एक व्यापारी जैसे दिखने वाले बूढ़े व्यक्ति ने चेहरे पर बेचैनी के भाव के साथ पूछा। मैंने सुना है कि हान चेंग की हत्या कर दी गई है, और जब तक हत्यारा नहीं मिल जाता तब तक कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता। पीठ पर बड़ी तलवार लिए एक भाड़े के सैनिक ने चिंता से भरे भाव से कहा। अगले दिन ये यांग ने कपड़े पहने और हान बिंगबिंग के कमरे से बाहर चली गई। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, दखल मत दो और अपने कमरे में रहो, बाहर मत जाओ, वरना अगर हान गुआंग तुम्हें मार देता है तो मैं जिम्मेदार नहीं होंगी, ये यांग ने उसे सलाह दी और फिर वहां से चली गई। हान बिंगबिंग नाराजगी से बिस्तर पर पड़ी रही। मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी बात रखोगी और मुझे शहर का राजा बनने दोगी, उसने फुसफुसाते हुए उस दिशा में देखा जिस दिशा में ये यांग गई थी। दरअसल वह नगर प्रभु का पद नहीं चाहती थी, वह बस जीवित रहना चाहती थी, क्योंकि उसे पहले ही अंदाजा हो गया था कि उसके भाई बहन नगर प्रभु के पद के लिए जी जान से लड़ेंगे, और अगर आप इसमें भाग नहीं भी लेते तो भी आप मौत से नहीं बच पाएंगे। वे सभी ऐसे किसी भी व्यक्ति को खत्म करना चाहते थे जो उनकी स्थिति को खतरे में डाल सके, ताकि वे हायरिंग नगर प्रभु के रूप में अपनी भूमिका को स्थिर कर सकें। आखिरकार हायरिंग नगर प्रभु बनने का मतलब था अपनी मनचाही हर चीज पाना, और यहाँ तक कि शाही नगर भी हायरिंग नगर की स्वतंत्रता को मौन स्वीकृति देता था। ये स्पष्ट था कि हायरिंग नगर कितना शक्तिशाली था, क्योंकि वहाँ कई विशेषज्ञ और भगोड़े रहते थे, जिससे यह एक बहुत ही गहन और जटिल जगह बन गई थी। कुछ सोचने के बाद हान बिंगबिंग ने निर्दयता का रास्ता चुना, अपने भाई बहनों को एक एक करके खत्म करने और खुद नगर प्रभु बनने की पहल की। आह, दर्द हो रहा है। हान बिंगबिंग बिस्तर से उठी और उसकी जांघों में तुरंत एक तेज दर्द उठा। उसने दांत पीस लिए और दीवार से टिक गई। परिवार के मुखिया के पद के लिए मैं इसे सहन कर लूंगा। एक बार जब मैं नगर प्रधान बन जाऊंगा तो मैं उस बदमाश ये यांग को फांसी का आदेश दूंगा, हान बिंगबिंग ने दांत पीसते हुए कहा। जैसे ही ये यांग ने अपने घर का दरवाज़ा खोला और अंदर आया, आड़ू के फूलों की खुशबू हवा में फैल गई।
जैसे ही वह अंदर गया, उसने हान याओयाओ को देखा। उसकी नज़रें ये यांग पर टिकी थीं, जिससे वह चौंक गया। ये यांग, तुम कल रात कहाँ थीं? हान याओयाओ के लहजे में आरोप लगाने का भाव था। उसने ये यांग पर नज़र रखने के लिए लोगों को भेजा था, और कल रात ये यांग का पीछा करने वाले गोल्डन आर्मर गार्ड ने उसे बताया कि वह हान बिंगबिंग के घर गया था और पूरी रात बाहर नहीं आया। इसलिए सुबह सुबह हान याओयाओ ये यांग के दरवाजे पर इंतज़ार करने के लिए आ गया। उसके गुस्से भरे भाव देखकर ये यांग थोड़ा हैरान हुआ। अगर वह गलत नहीं था तो ये हान याओयाओ एक चालाक इंसान था। वह हान बिंगबिंग को अपने घर ले गई थी और जानबूझकर हान बिंगबिंग को आत्मा विच्छेदक फूल दिखाया था। उसने हान बिंगबिंग को हान चेंग को मारने के लिए चुपके से एक फूल तोड़ने दिया। ये सब उसकी योजना के अनुसार था। उसने उधार के चाकू से हत्या की इस योजना को बखूबी अंजाम दिया था। अगर आत्मा विच्छेदक फूल का पता भी लग जाता तो उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। हान बिंगबिंग ही तो था जिसने ये काम किया था। इस तरह दोनों की मौत उसके हाथों तय हो जाती। इसके अलावा वह एक मूक दर्शक बनकर यह सब होते हुए देख सकती थी। उसका अभिनय पूरे समय शानदार रहा, यहाँ तक कि उसकी भावनाएं भी उसके दिल में कहीं छिपी हुई थीं, जाहिर नहीं हो रही थीं। फिर भी ये यांग को हान परिवार के साथ रात बिताते देखकर उसने अपने स्वभाव से अलग ही गुस्से का भाव दिखाया। क्या इस हान याओयाओ को मुझ में दिलचस्पी हो सकती है? ये यांग ने मन ही मन सोचा, लेकिन उसके चेहरे पर गंभीरता के भाव थे। मैं कल रात हान बिंगबिंग की जांच कर रहा था। मुझे हत्यारा पहले ही मिल चुका है। ये यांग की बातें सुनकर हान याओयाओ की आंखों में एक तेज चमक आ गई। उसने झट से पूछा, कौन है? ये यांग ने जल्दी में कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने जू जेंगक्सू को हान फैंग को बुलाने के लिए भेजा, ये कहते हुए कि हत्यारा मिल गया है। ये शब्द निकलते ही हायरिंग सिटी में थोड़ी देर के लिए चहल पहल हो गई, लेकिन दुर्भाग्य से बाहर के लोग उच्च पद के नहीं थे, जिससे उनके लिए अंदर जाकर मामले का निपटारा देखना मुश्किल हो गया। केवल हायरिंग सिटी के कुछ बड़े बुजुर्ग ही देखने आए। वे सभी अनुभवी सैनिक थे जिन्होंने हान बा दाओ के साथ मिलकर साम्राज्य का निर्माण किया था, और उनमें से प्रत्येक हान बा दाओ के बच्चों का बदला लेने के लिए दृढ़ था। बस एक धूपबत्ती ही गुजरी थी कि ये यांग के मार्गदर्शन में सभी लोग प्राचीन कुएं पर पहुंच गए। 5 हान परिवार के भाई बहनों के अलावा मानव लोक के 3 नौक्रांतियों के महापुरुष भी वहां छाया से देख रहे थे। बहुत बढ़िया, ये यांग, तुमने हत्यारे को ढूंढ लिया। हान गुआंग उत्साहित होकर आगे बढ़ा और ये यांग से कहा। ये यांग ने सिर हिलाया, उसकी नज़रें धीरे से सब पर घूम रही थीं। उसने शुरू किया, मुझे लगता है कि सभी हान चेंग की मौत को लेकर बहुत चिंतित हैं और जानना चाहते हैं कि हत्यारा कौन है। अब मैं इसका खुलासा करूंगा। ये यांग के बोलते ही सभी के चेहरों पर तरह तरह के भाव उभर आए। हान याओयाओ का चेहरा थोड़ा उदास था, उसकी आंखें शांति से ये यांग को देख रही थीं। हालांकि हान फैंग उत्साहित था और ये यांग के अगले शब्दों का इंतजार कर रहा था, जबकि हान बिंगबिंग बेचैन थी। हत्यारा हान फैंग है। ये यांग अचानक मुड़ा और अपनी तर्जनी उंगली हान फैंग की ओर करके जोर से बोला। जैसे ही ये यांग ने बोलना खत्म किया, हान फैंग अविश्वास से उसकी बात सुनता रहा। इस समय ये यांग हान फैंग को गौर से देख रहा था, उसकी नज़रें उस पर टिकी थीं, मानो कोई स्पष्टीकरण मांग रहा हो। ये यांग, क्या ये सच है? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? हान गुआंग आगे बढ़ा और आंखों में खुशी के भाव के साथ पूछा। मैंने नहीं मारा। वह झूठ बोल रहा है। मैंने हान चेंग को नहीं मारा। हान फैंग कुछ कदम पीछे हट गया, उसकी आंखें बड़ी हो गईं और वह गुस्से से ये यांग को देख रहा था। उसने हत्यारे को ढूंढने में उसकी मदद करने का वादा किया था और उसने हान चेंग को ढूंढने की पूरी प्रक्रिया बताई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये यांग उसे फंसा देगा। ये यांग बस हल्के से मुस्कुराया, आगे बढ़ा, हान फैंग का जूता उतारा और फिर कुएं के पास चला गया। सब लोग कृपया देखें, यहाँ कीचड़ में एक गहरा धंसा हुआ पदचिह्न है। सामान्य पदचिह्न केवल निशान छोड़ते हैं, इस तरह धंसे हुए नहीं। और मेरी खोज से हान चेंग की मौत डूबने से नहीं हुई थी, बल्कि उसकी हत्या की गई थी और फिर उसे कुएं में ले जाकर फेंक दिया गया था। बोलने के बाद ये यांग ने हान फैंग का जूता पदचिह्न पर रखा और वाकई वह बिल्कुल मेल खा रहा था। इसी समय सतर्क हान याओयाओ ने देखा कि हान फैंग के पदचिह्न के नीचे महिला का पदचिह्न गायब हो गया था। हाँ, उसे ये यांग ने नष्ट कर दिया था। हान याओयाओ ने आश्चर्य से ये यांग को देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखा। जैसे ही ये यांग ने बोलना समाप्त किया, हान गुआंग तुरंत क्रोधित हो गया। हान फैंग, तुमने अपने भाई को क्यों मारा? तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? बताओ, क्या तुमने ऐसा किया? उसने हान फैंग की ओर इशारा किया और आक्रामक होते हुए गालियां दी। हा 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 हा। हान फैंग ने अचानक अपना सिर पीछे किया और हंस पड़ा, खुद को रोक नहीं पाया। उसके रूप ने सबको चौंका दिया और वे जल्दी से पीछे हट गए। ठीक नहीं, हान फैंग पागल हो गया है, एक बड़े बुजुर्ग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। कितना गंदा परिवार है, तुम सब हत्यारे हो। अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए तुम अपने ही भाई बहनों को भी नुकसान पहुंचा सकते हो।
तुम ही हत्यारे हो। उसने बोलना समाप्त किया, उसका चेहरा अचानक काला पड़ गया और उसने ये यांग की ओर देखा। तुम उनके कुत्ते हो, भागते हुए कुत्ते। मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कहते हुए हान फैंग आगे बढ़ा, तलवार निकाली और ये यांग पर वार कर दिया। अरे राक्षस, अपने भाई को मार रहा है और फिर भी निर्दोष को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। बस करो। हान गुआंग दहाड़ा आगे बढ़ा और अपनी हथेली से हान फैंग की छाती पर वार किया। तुरंत हान फैंग को खून की खांसी हुई और वह 4-5 मीटर दूर उड़ गया। फिर उसने अपना सिर उठाने की कोशिश की और ये यांग को अनिच्छा से देखा। कुछ सांस लेने के बाद वह गिर पड़ा और उसकी जान चली गई। भाई गुआंग, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। मैं तो लगभग अपनी जान ही गंवा बैठा था, ये यांग ने डरे हुए भाव से कहा। हालांकि जब ये यांग धन्यवाद में मुट्ठियां भींचने के लिए आगे बढ़ा तो उसने अचानक हान गुआंग का पैर देखा। उसका पैर असल में एक औरत के पैर से भी छोटा था। अपनी याददाश्त से तुलना करते हुए ये यांग का शरीर जोर से कांप उठा। बिल्कुल सही जोड़ी।